मुंबई की सुबह हमेशा की तरह शोर से भरी थी, पर छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के भीतर वह शोर किसी और ही रूप में चमक रहा था। कांच की दीवारों पर सूरज की किरणें ऐसे फिसल रही थी जैसे सोने के पतले धागे हों, और हर चेहरा अपनी मंजिल की जल्दी में था। कोई बिजनेस की जल्दी में था, कोई बिजनेस मीटिंग के लिए भाग रहा था, कोई छुट्टियों के लिए मुस्कुरा रहा था, कोई रोते बच्चे को चुप करा रहा था। इसी भीड़ में आरव प्रकाश अपनी पुरानी नीली कमीज और साधारण चप्पलों में चुपचाप खड़ा था। उसके कंधे पर फीका पट्टा चुका कपड़े का थैला था, जिसमें 2 जोड़ी कपड़े, कुछ चुका कपड़े, कुछ कागज, माँ की दवाइयों की पर्चियां और स्टील का छोटा टिफिन रखा था। टिफिन से हल्की सी मेथी के पराठों की महक आ रही थी, जिसे उसकी माँ सावित्री ने रात भर जागकर बनाया था। आरव ने कई बार कहा था कि हवाई जहाज में खाना मिलेगा, पर माँ ने माथे पर हाथ फेरकर कहा था, बेटा, बाहर की रोटी पेट भरती है, माँ की रोटी मन भरती है। वही वाक्य उसके भीतर अब भी गर्म था। गोवा जाने वाली उड़ान के लिए सुरक्षा जांच से पहले लंबी कतार लगी थी। चमकदार सूटकेसों, महंगे इत्रों और मोबाइल कैमरों के बीच आरव का थैला मानो किसी पुराने गांव की पगडंडी से उठकर सीधे महानगर की चकाचौंध में आ गया हो। वह बार बार टिकट और पहचान पत्र देखता, फिर जेब में संभाल कर रख देता। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, पर एक आदत थी, हर जगह अपने होने की इजाजत मांगने की। गरीबी इंसान को छोटा नहीं करती, पर उसे हर दरवाजे पर अपनी छाया तक समेटना सिखा देती है। उसी समय रिया मल्होत्रा तेज कदमों से भीतर आई। उसके पीछे 2 घरेलू सहायक बड़े बड़े सूटकेस खींचते चले आ रहे थे, और एक युवा फोटोग्राफर उसके लिए फोन पर कोण तलाश रहा था। रिया ने सफेद लिनन का महंगा जंपसूट पहना था, आंखों पर काला चश्मा, हाथ में चमड़े का बैग, और होठों पर वह मुस्कान थी जो दूसरों को देखने से पहले ही उन्हें तौल चुकी होती है। वह गोवा में अपने परिवार के नए समुद्री रिसोर्ट के उद्घाटन के लिए जा रही थी, जहां कैमरे, मेहमान और प्रशंसा उसका इंतजार कर रहे थे। रिया के लिए हवाई अड्डा केवल यात्रा का स्थान नहीं था, वह उसकी दुनिया का मंच था। उसने फोन उठाकर अपनी तस्वीर ली। पीछे चमकता प्रस्थान बोर्ड था और नीचे लिखा, गोवा कॉलिंग, सन, सी एंड सक्सेस। कुछ ही क्षणों में सैकड़ों प्रतिक्रियाएं आने लगी। उसे अच्छा लगा कि लोग उसकी मुस्कान, उसी करीब 70 साल रही होगी, उसी संतोष में आसपास देखा। उस संतोष में उसने आसपास देखा, और उसकी नजर आरव पर ठहर गया, जो प्राथमिकता वाली कतार के पास विनम्रता से खड़ा अपनी बोर्डिंग पास की तय सीधी कर रहा था। रिया ने पहले उसे अनदेखा करना चाहा, पर उसके भीतर का अहंकार किसी कांटे की तरह हिल गया। उसे लगा, यह लड़का इस हिस्से में कैसे खड़ा हो सकता है। उसके कपड़े इस्त्री किए हुए नहीं थे, जूते भी नहीं थे, और थैले की सिलाई जगह जगह से उधड़ी हुई थी। उसने अपने चश्मे को थोड़ा नीचे किया और धीमी आवाज में हंसी, इतनी धीमी कि आसपास वाले सुन सकें। फिर उसने कहा, माफ कीजिए, यह लाइन शायद आपके लिए नहीं है। सामान्य यात्रियों की कतार उधर है, जहां लोग सचमुच अपनी जगह जानते हैं। आरव ने सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी थी, जैसे गंगा किनारे शाम को जलते दियों की लौ, शांत और थकी हुई। उसने विनम्रता से टिकट दिखाया और बोला, मेरा बोर्डिंग पास यहीं का है। उसकी आवाज में कोई चुनौती नहीं थी, केवल तथ्य था। रिया ने टिकट पर नजर डाली, पर उसे मान लेने से उसका गर्व छोटा पड़ता। उसने भौहें चढ़ाई और आसपास खड़े 2 युवकों की ओर देखकर बोली, आजकल तो कोई भी फोटो खिंचवाकर टिकट जैसा कुछ छपवा लेता है। एयरपोर्ट भी अजीब जगह हो गई है। पास खड़े कुछ लोग मुस्कुराए। एक अधेड़ महिला ने रिया की ओर सहमति से देखा, मानो गरीब कपड़ों में खड़ा आदमी सचमुच व्यवस्था के लिए खतरा हो। आरव ने टिकट वापस जेब में रखा और चुप रहा। उसे अपमान नया नहीं था। बनारस की गलियों से लेकर दिल्ली के छात्रावास तक उसने कई चेहरों पर वही प्रश्न देखा था, तुम यहां कैसे आ गए? पर हर बार मां की आवाज भीतर से उठती थी, जिसके पास सत्य हो उसे शोर की जरूरत नहीं होती। वह अपने होंठ भींचकर चुपचाप खड़ा रहा। रिया को उसकी चुप्पी और चुभी। जो लोग जवाब देते हैं उन्हें हराना आसान होता है, जो चुप रह जाते हैं वे भीतर एक आईना खड़ा कर देते हैं। उसने फिर कहा, देखिए, मुझे कोई समस्या नहीं है गरीब लोगों से। हमारे फाउंडेशन में हम बहुत दान करते हैं, पर नियम तो नियम होते हैं। बिजनेस क्लास में आराम चाहिए। वहां कोई पराठे की गंध लेकर बैठ जाए तो बाकी यात्रियों की छुट्टी खराब हो जाती है। यह सुनकर कुछ और लोग हंस पड़े। आरव के हाथ अनायास अपने थैले पर कस गए। टिफिन के भीतर पराठे जैसे अचानक भारी हो गए। आरव को मां की झुकी पीठ याद आई। वह धुंधली रसोई, पीतल की थाली, खांसी रोकती सावित्री, और वे थका हुआ चेहरा
जो बेटे के सफर में अपना आशीर्वाद बांध रहा था। उसे लगा जैसे रिया ने भोजन नहीं, उसकी मां के हाथों की लकीरों पर हंसी उड़ाई हो। फिर भी उसने आंखें नीचे कर लीं। भीतर कहीं दर्द उठा, पर उसने उसे निगल लिया। गरीब आदमी का सबसे बड़ा अभ्यास यही होता है कि वह आंसू को भी शालीनता से पीना सीख लेता है। सुरक्षा अधिकारी ने बोर्डिंग पास देखा और आदरपूर्वक कहा, सर आप आगे आइए। सर शब्द हवा में बहुत हल्के ढंग से आया, पर रिया के कानों में जैसे पत्थर बनकर गिरा। उसने तुरंत अधिकारी को रोका। क्या आपने ठीक से देखा? ये प्राथमिकता लाइन है। अधिकारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जी मैडम, इनका पास वैध है। आरव ने अधिकारी को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। पीछे खड़े लोगों की हंसी अब थोड़ी अधूरी हो गई थी, पर किसी ने माफी नहीं मांगी। भीड़ में शर्म भी अक्सर सुविधा देखकर जागती है। रिया का चेहरा तन गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी सामाजिक समझ पर प्रश्न लगा दिया हो। उसने अपने सहायक से धीमे कहा, एयरलाइन की सर्विस गिरती जा रही है, पैसे लेकर किसी को भी ऊपर बैठा देंगे। सहायक ने सिर हिला दिया, क्योंकि उसकी नौकरी सहमति पर टिकी थी। रिया ने फोन फिर खोला, पर अब स्क्रीन पर आते संदेश भी उसे उतना सुख नहीं दे रहे थे। उसके भीतर एक खीज उगाई थी। एक साधारण लड़का उसकी बनाई हुई दुनिया में बिना झुके कैसे प्रवेश कर गया था। सुरक्षा जांच के बाद आरव एक कोने की सीट पर बैठ गया। उसने पानी की बोतल खरीदी नहीं, क्योंकि कीमत देखकर उसे मां की दवा याद आ गई। उसने सार्वजनिक नल से पानी भर लिया और धीरे धीरे पिया। सामने दुकानों में कॉफी, चॉकलेट और सुगंधित साबुन सजे थे, जैसे दुनिया में सब कुछ खरीदने योग्य हो। उसने जेब से पुराना कागज निकाला, जिस पर गोवा के अस्पताल का पता और डॉक्टर मीरा जोशी का नाम लिखा था। उसके हाथ कांपे नहीं, पर दिल में एक बेचैन प्रार्थना थी। उसे गोवा की चमक से कोई मोह नहीं था। समुद्र देखने की इच्छा उसके भीतर बचपन से थी, पर इस यात्रा का कारण समुद्र नहीं, मां की सांसें थी। डॉक्टर मीरा ने कहा था कि यदि कुछ जांचें समय पर हो जाएं, तो सावित्री की बीमारी को रोका जा सकता है। उसी शहर में एक समारोह भी था, जहां उसे सम्मानित किया जाना था, पर उसने उस बात को मन के सबसे पीछे रखा था। उसके लिए पुरस्कार का अर्थ केवल इतना था कि शायद उससे कुछ और बच्चों की सर्जरी का पैसा जुट सके। रिया उसी लाउंज में पहुंची जहां मुलायम कुर्सियां, शांत संगीत और विदेशी फलों की प्लेटें थी। उसने देखा कि आरव बाहर सामान्य बैठने की जगह पर है, और उसे भीतर एक अजीब संतोष हुआ। उसे लगा दुनिया अभी पूरी तरह उल्टी नहीं हुई। उसने कॉफी का कप उठाया, पर खिड़की से दिखता आरव फिर भी उसके ध्यान में अटका रहा। वह बिना बेचैनी के बैठा था, मानो उसके भीतर कोई ऐसा आसमान हो जहां रिया की आवाज पहुंच ही नहीं सकती। ये शांति उसके लिए अपमान से कम नहीं थी। घोषणा हुई कि गोवा जाने वाली उड़ान का बोर्डिंग आरंभ हो चुका है। यात्री अपनी अपनी श्रेणियों के अनुसार आगे बढ़ने लगे। रिया ने अपने बाल ठीक किए, कैमरे की ओर हल्का मुस्कुराई और प्राथमिकता द्वार की तरफ बढ़ी। तभी उसने देखा आरव भी उसी द्वार की ओर आ रहा है। उसने होठों को तिरछा किया, पर इस बार कुछ बोली नहीं। शायद वह चाहती थी कि कोई अधिकारी उसे रोक ले, लेकिन स्कैनर ने हरी रोशनी दी और कर्मचारी ने मुस्कुराकर कहा, आपका स्वागत है मिस्टर प्रकाश। मिस्टर प्रकाश, यह संबोधन रिया के कानों में फिर अटक गया। उसने पहली बार उसके नाम पर ध्यान दिया। प्रकाश एक साधारण उपनाम, पर उच्चारण में कुछ ऐसा था जो पुराने घरों, मंदिरों और दियों की याद दिलाता था। उसने मन ही मन उपेक्षा से कहा, नाम से कोई बड़ा नहीं हो जाता। उसके बाद वह विमान की ओर चल दी। आरव ने पीछे मुड़कर एक बार कांच की दीवारों से झांकते आकाश को देखा। उसे लगा मां अभी घर में मंदिर के सामने दिया जला रही होगी और हनुमान चालीसा के बीच उसका नाम ले रही होगी। विमान के दरवाजे पर खड़ी एयर होस्टेस ने रिया का स्वागत किया। फिर आरव की ओर देखते ही उसके चेहरे पर पहचान की चमक आई। उसने कुछ कहना चाहा, पर आरव ने हल्की मुस्कान से जैसे उसे रोक दिया। वो नहीं चाहता था कि यात्रा शुरू होने से पहले कोई अनावश्यक ध्यान उस पर आए। उसे जीवन ने सिखाया था कि सेवा यदि घोषणा बन जाए तो उसका पुण्य आधा रह जाता है। वो अपनी सीट की ओर बढ़ा, और संयोग से उसकी सीट रिया से 2 कतार आगे थी, उसी शांत विस्तृत हिस्से में जिसे रिया अपना अधिकार समझती थी। रिया ने सीट पर बैठते हुए गहरी सांस ली, पर उसकी आंखों में अब विश्राम नहीं था। उसने देखा कि आरव अपना थैला ऊपर रखने के बजाय पैरों के पास संभाल कर रखा, जैसे उसमें कोई अमूल्य वस्तु हो। फिर उसने टिफिन को धीरे से छुआ और आंखें बंद कर लीं। रिया को यह सब असभ्य लगा, पर भीतर बहुत हल्की सी जिज्ञासा भी जागी।
कोई आदमी अपमानित होकर इतना शांत कैसे रह सकता है? क्या यह मूर्खता थी? मूर्खता थी, मजबूरी थी, या कोई ऐसी गरिमा जिसे उसने अपने जीवन में कभी सीखा ही नहीं था? उड़ान भरी, सभी सब सार रही होगी। उड़ान भरने की इमारतें धुंधेर रनवे पर रुका रहा। बाहर मुंबई की महत्वाकांक्षाओं को सीमेंट खाओं में फैली थी, जैसे किसी ने महत्वाकांक्षाओं को सीमेंट में ढाल दिया हो। और आंखों के सामने, परंतु मुंबई नहीं, बनारस था। संकरी गलियां, गंगा आरती, फूलों की गंध, मंदिर की घंटियां और माँ की आवाज। बेटा, बड़ा आदमी वह नहीं जो बड़े दरवाजों से भीतर जाए, बड़ा वह है जिसके कारण किसी छोटे आदमी का दरवाजा बंद न हो। उसने आंखें खोली तो सामने नीली वर्दी वाली परिचारिका पानी रख रही थी। परिचारिका ने झुककर धीरे से कहा, सर, आपको फिर देखकर खुशी हुई। पिछले महीने आपने मेरे भाई के ऑपरेशन के लिए जो मदद की थी, वो अब स्कूल जाने लगा है। आरव तुरंत असहज हो गया। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, कृपया यह बात रहने दीजिए, बच्चे का स्वास्थ्य ठीक है, बस यही सबसे बड़ी बात है। रिया ने शब्द पूरे नहीं सुने, पर ऑपरेशन और मदद उसके कानों तक पहुंचे। उसने सोचा, शायद कोई भ्रम है, शायद किसी और से मिलती शक्ल होगी। उसका मन अपनी गलती की संभावना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। विमान ने गति पकड़ी और कुछ क्षणों बाद धरती नीचे छूटने लगी। लोग खिड़कियों से बाहर देखने लगे। रिया ने भी समुद्र की दिशा में फैल बादलों की तस्वीर ली, पर उसका ध्यान बार बार आरव पर जा रहा था। वह ना फोन पर शोर कर रहा था, न किसी को प्रभावित करने की कोशिश। उसने जेब से एक छोटी सी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक वृद्ध स्त्री थी, माथे पर बड़ी लाल बिंदी, आंखों में थकान और प्रेम। आरव ने तस्वीर को दोनों हाथों से छुआ, जैसे वे किसी मंदिर की मूर्ति हो। रिया ने पहली बार अपने भीतर एक असुविधा महसूस की। उसे अपनी मां याद आई, जो महंगे सामाजिक समारोह में मुस्कुराती रहती थी, पर रात में अक्सर अकेली बैठकर पुराने भजन सुनती थी। रिया ने उनसे निकटता कब खो दी, ये उसे याद नहीं था। शायद जब से उसने हर भावना को प्रदर्शन और हर संबंध को छवि में बदलना शुरू किया था। पर यह विचार आते ही उसने खुद को झिड़क दिया। वह भावुक होने वालों माता में से नहीं थी। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए मुलायम दिल नहीं, तेज नजर चाहिए। यह बात उसके पिता हमेशा कहते थे। उड़ान के दौरान भोजन परोसा गया। आरव ने विनम्रता से एयरलाइन का भोजन लेने से मना कर दिया और अपना टिफिन खोला। मेथी के पराठे की सुगंध फिर हवा में घुली। रिया ने नाक सिकोड़ने की कोशिश की, पर इस बार उसके भीतर कोई पुरानी स्मृति उठी। बचपन में दादी रसोई में घी लगाकर रोटियां बनाती थी और कहती थी कि घर का स्वाद धन से नहीं, हाथ के स्नेह से आता है। रिया ने वो स्मृति बहुत पहले दबा दी थी। उसने सिर मोड़ लिया, मानो सुगंध से नहीं, स्मरण से बचना चाहती हो। आरव ने पराठे का छोटा टुकड़ा तोड़ा। उसने पहले आंखें बंद की, जैसे मां को प्रणाम कर रहा हो, फिर धीरे धीरे खाने लगा। उसकी थाली नहीं थी, चांदी का चम्मच नहीं था, पर उस क्षण उसके चेहरे पर जो संतोष था, वह रिया की चमकदार दुनिया में कहीं नहीं था। उसने सोचा, इतने कम में कोई इतना संतुष्ट कैसे हो सकता है? फिर तुरंत उसके मन ने उत्तर दिया, क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं है। पर यह उत्तर भी उसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया। भीतर कोई धीमी दरार पड़ चुकी थी। गोवा की घोषणा हुई तो विमान में हलचल लौट आई। लोग सीट बेल्ट कसने लगे। खिड़कियों से नीचे चमकती तटरेखा दिखने लगी। रिया ने समुद्र को देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। वहीं आरव ने हथेलियां जोड़कर आंखें मूंद ली। उसने मन ही मन कहा, मां, मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। उसे नहीं पता था कि इस यात्रा में केवल डॉक्टर, समारोह और सहायता ही नहीं, अतीत का वो बंद दरवाजा भी खुलने वाला है, जिसके पीछे उसके पिता की पीड़ा और एक अमीर घराने का पाप सोया हुआ था। विमान धरती से छुआ तो हल्का झटका लगा। यात्रियों ने राहत की सांस ली। फोन चालू हुए, संदेशों की घंटियां बजने लगी। रिया सबसे पहले उठने वालों में थी। उसे रिसोर्ट की गाड़ी, मेकअप टीम और प्रेस का समय याद था। आरव धीरे से उठा, अपना थैला कंधे पर डाला और पीछे खड़ा हो गया, ताकि जल्दबाज लोगों को रास्ता मिल जाए। रिया ने जाते जाते उसे देखा। वह कुछ कहना चाहती थी या शायद फिर हंसना चाहती थी, पर शब्द नहीं निकले। बाहर गोवा प्रतीक्षा कर रहा था, और सत्य भी। विमान से उतरते समय रिया ने अपने कदम तेज रखे, जैसे वह उस अनजानी असुविधा से आगे निकल जाना चाहती हो जो आरव की चुप्पी ने उसके भीतर छोड़ दी थी। गोवा की हवा में नमक, धूप और नारियल के पत्तों की गंध थी, पर उसके मन में अब भी मुंबई हवाई अड्डे की वह की छोटी सी घटना फंसी हुई थी। उसने खुद को समझा कि कुछ साधारण लोग भी संयोग से सीटों पर बैठ जाते हैं, पर मन का कोई कोना इस सफाई को स्वीकार नहीं कर रहा था।
आरव सबसे अंत में निकला। वह जल्दी में नहीं था, क्योंकि जल्दी हमेशा उन लोगों की होती है जिन्हें लगता है कि दुनिया उनके इंतजार में रुकी है। उसके पास दुनिया नहीं थी, केवल मां की सांसों की चिंता थी। उसने जेब से फोन निकाला, जिसमें सावित्री के 3 मिस्ड कॉल नहीं बल्कि एक छोटा संदेश था। बेटा, पहुंचकर बताना भगवान तुम्हारे साथ हैं। संदेश पढ़ते ही उसकी आंखें भीगने लगी, पर उसने आंसू रोक लिए। हवाई अड्डे की भीड़ में रोना उसे अपनी गरीबी का प्रदर्शन लगता था। बाहर आगमन द्वार पर रिया के लिए काली चमकदार कार खड़ी थी। ड्राइवर ने झुककर दरवाजा खोला, फूलों का छोटा गुलदस्ता दिया और कहा कि सर सीधे रिसोर्ट में प्रतीक्षा कर रहे हैं। रिया ने सिर हिलाया और बैठने से पहले सहज ही पीछे देखा। आरव थोड़ी दूरी खड़ा टैक्सी किराया पूछ रहा था। एक चालक ने ऊंची कीमत बताई तो वह विनम्रता से मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। रिया को यह दृश्य दयनीय लगा, पर जाने क्यों उसमें उपहास की जगह इस बार हल्की बेचैनी उठी। कार चल पड़ी तो गोवा की सड़कें शीशे के पार फैलने लगी। चर्चों की सफेद दीवारें, लाल टाइलों वाली छतें, बीच बीच में छोटे मंदिर और हवा में तैरती मछली बाजार की गंध, सब कुछ पर्यटन की तस्वीरों से अधिक सच्चा था। रिया ने फोन पर संदेश देखे, पर स्क्रीन पर चमकती प्रशंसाएं फीकी लग रही थी। उसे याद आया कि उसने आरव को पराठे की गंध पर ताना मारा था। वही गंध अब अजीब तरह से घर जैसी लग रही थी, और ये स्वीकार करना उसके अहंकार के लिए कठिन था। आरव ने अंततः एक पुरानी सफेद टैक्सी ली, जिसकी सीटें जगह जगह से फटी थी। चालक का नाम फ्रांसिस था, एक दुबला पतला गोवन आदमी, जिसके डैशबोर्ड पर यीशु की तस्वीर और उसके बगल में छोटी सी गणेश मूर्ति रखी थी। आरव ने अस्पताल का पता बताया तो फ्रांसिस ने शीशे से उसे देखा और बोला, साहब, वहां लोग आमतौर पर मजबूरी में जाते हैं, छुट्टी मनाने नहीं। आरव ने धीमे से उत्तर दिया, कभी कभी मजबूर ही आदमी को सबसे जरूरी जगह ले जाती है। टैक्सी समुद्र के पास से गुजरी। लहरें धूप में चमक रही थी और पर्यटक तस्वीरें खींचते हुए हंस रहे थे। आरव ने समुद्र पहली बार इतने पास से देखा, पर वो खिड़की से चिपक कर बच्चे की तरह नहीं देख पाया। उसके भीतर बचपन की एक इच्छा ने सिर उठाया, फिर मां की खांसी की स्मृति ने उसे शांत कर दिया। उसे लगा आनंद भी शायद रोटी की तरह है, जिसके घर में बीमारी हो वह उसे पूरी तरह चबा नहीं पाता। उसने आंखें बंद की और सावित्री का चेहरा याद किया। उसे बनारस की वह छोटी सुबह याद आई जब वह निकल रहा था। सावित्री ने पुराने लकड़ी के मंदिर में दीपक जलाया था, पर हाथ कांप रहे थे। उनकी सांस बीच बीच में अटकती, फिर भी उन्हें बेटे को चिंता न करने को कहा। माँ, दवा समय पर लेना, आरव ने कहा था। वह हंस पड़ी थी, तू लौट आएगा तो आरव ने कहा था। वह हंस पड़ी थी, वह वाक्य मजाक था या प्रार्थना, आरव आज तक समझ नहीं पाया। माएं अक्सर अपने डर को आशीर्वाद के भीतर छिपा देती हैं। बचपन में आरव ने कई रातें बिना बिजली के पड़ते हुए काटी थी। उनके घर की छत टीन की थी। बरसात में इतनी आवाज करती कि किताब के शब्द डूब जाते। सावित्री घाट पर फूल बेचती, शाम को बची मुरझाई मालाएं अलग करती और सुबह फिर नई आशा से दुकान लगाती। लोग उनसे मोलभाव करते, कभी कभी बिना पैसे दिए प्रसाद समझकर फूल उठा ले जाते। फिर भी वो कहती, बेटा, किसी के हाथ से छूटा पैसा मत देखना, उसकी नीयत देखना। भगवान हिसाब देर से लिखते हैं, गलत नहीं लिखते। आरव के पिता मोहन प्रकाशु की तस्वीर घर की दीवार पर टंगी थी। वह तस्वीर जितनी पुरानी थी, उतना ही पुराना घर का घाव था। आरव बहुत छोटा था जब पिता शहर से लौटे ही नहीं, केवल उनका टूटा हुआ शरीर और कुछ कागज आए। सावित्री ने कभी पूरी कहानी नहीं कही, बस इतना बताया कि बड़े लोगों की इमारतें कभी कभी छोटे लोगों की हड्डियों पर खड़ी होती हैं। आरव तब समझ नहीं पाया था, अब समझता था। समझना हमेशा न्याय पा लेना नहीं होता। विद्यालय में बच्चे उसके फटे जूतों पर हंसते थे। कॉलेज में लोग उसकी अंग्रेजी पर मुस्कुराते थे। नौकरी के इंटरव्यू में किसी ने कहा था कि प्रतिभा अच्छी है, पर व्यक्तित्व और प्रस्तुति पर काम करना होगा। वह हर जगह थोड़ा थोड़ा घायल हुआ, पर हर घाव ने उसे कठोर नहीं गहरा बनाया। शायद इसलिए जब रिया ने हवाई अड्डे पर उसका मजाक उड़ाया, उसने उत्तर नहीं दिया। वह जानता था कि अपमान का जवाब अपमान से देना उस मिट्टी को छोड़ना है जिसमें मां ने उसे बोया था। टैक्सी अस्पताल के सामने रुकी तो आरव ने किराया गिना। फ्रांसिस ने कुछ रुपए लौटाते हुए कहा, साहब, आपने ज्यादा दे दिया। आरव ने मुस्कुराकर कहा, आपकी बेटी स्कूल जाती है? फ्रांसिस चौंका। उसने कहा, हाँ, पर फीस की चिंता रहती है। आरव ने जेब से अपना छोटा कार्ड निकाला जिस पर हृदय दीप सेवा न्यास लिखा था।
कभी जरूरत हो तो इस नंबर पर बात कीजिए। उसने कहा। फ्रांसिस ने कार्ड ऐसे पकड़ा जैसे कोई अनजान दीपक अचानक अंधेरे में रख दिया गया हो। सेंट मैरी सेवा अस्पताल बहुत बड़ा नहीं था, पर उसके बरामदे में प्रतीक्षा करते चेहरों की संख्या किसी विशाल पीड़ा जैसी थी। कोई मां बच्चे को गोद में लिए बैठी थी, कोई बूढ़ा आदमी छाती दबाए दीवार से टिक गया था, कोई मजदूर अपनी पर्ची बार बार पढ़ रहा था। वहां महंगे इत्र की जगह फिनाइल, दवा, पसीने और प्रार्थना की मिली जुली गंध थी। आरव ने भीतर कदम रखा तो उसे लगा वह किसी भवन में नहीं, उन सभी अधूरी सांसों के बीच प्रवेश कर रहा है जिनके लिए वह वर्षों से दौड़ता आया था। रिसेप्शन पर बैठी नर्स ने आरव को देखती पहचान लिया। आरव जी, डॉक्टर मीरा आपका इंतजार कर रही हैं, उसने आदर से कहा। पास खड़े दो लोग मुड़े और उसे देखने लगे, पर आरव ने केवल सिर झुकाया। वो ऐसे सम्मान से हमेशा असहज हो जाता था जिसमें व्यक्ति से अधिक कथा को देखा जाता है। उसके लिए सेवा कोई उपलब्धि नहीं, ऋण थी। उसे लगता था कि मां ने जितनी भूख सहकर उसे पढ़ाया, वह भूख अब समाज के हर बच्चे की आंखों से उसे पुकारती है। डॉक्टर मीरा जोशी अपने कमरे में फाइलें देख रही थी। सफेद बालों की हल्की लटें, गंभीर आंखें और चेहरे पर वर्षों की थकान के बीच भी करुणा की दृढ़ रेखा थी। आरव भीतर गया तो उन्होंने उठकर उसका हाथ पकड़ा। तुम्हें पहले अपनी मां को लाना चाहिए था, उन्होंने कहा। आरव ने नजर झुका ली। वह यात्रा से डरती हैं, डॉक्टर कहती हैं। बेटे का काम पहले पूरा हो। मीरा ने गहरी सांस ली। भारतीय माएं अपनी बीमारी को भी बेटे की सफलता के नीचे दबा देती हैं और बेटे उसे भाग्य समझ लेते हैं। आरव ने मां की रिपोर्टें मेज पर रखी। डॉक्टर मीरा ने बहुत ध्यान से उन्हें पढ़ा। कमरे में कुछ क्षणों तक केवल कागज पलटने की आवाज थी। फिर उन्होंने चश्मा उतारा और कहा, स्थिति गंभीर है, पर उम्मीद खत्म नहीं हुई। उन्हें जल्दी यहां लाना होगा। कुछ जांचें और शायद ऑपरेशन की तैयारी करनी पड़ेगी। आरव ने आंखें बंद की। उसे डर था, पर उस डर के नीचे राहत भी थी कि अभी दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ। आशा अक्सर दर्द से ही जन्म लेती है। मीरा ने फिर कहा, आज शाम के समारोह में तुम्हें बोलना होगा। कई दानदाता आएंगे। अगर उनका दिल बदला तो हमारी कार्डियक यूनिट का काम रुकने से बच सकता है। आरव ने धीरे से कहा, डॉक्टर, मैं मंचों पर सहज नहीं हूं। मैं फाइलों, अस्पतालों और बच्चों के बीच ठीक हूं। मीरा मुस्कुराई। बेटा, जब दर्द चुप रहता है तो धनवान लोग उसे आंकड़ा समझते हैं। कभी कभी किसी को बोलना पड़ता है ताकि आंकड़ों में धड़कन सुनाई दे। आरव ने मां की तस्वीर छुई और सहमति में सिर हिला दिया। उधर रिया रिसोर्ट पहुंची। समुद्र के किनारे फैला मल्होत्रा ओशन पैलेस सचमुच राजमहल जैसा था। संगमरमर की लॉबी, पीतल के बड़े दीप, विदेशी फूल और मेहमानों के स्वागत के लिए कतार में खड़े कर्मचारी। राजीव मल्होत्रा दूर से बेटी को देखकर मुस्कुराए। वह उम्रदराज हो चुके थे, पर चाल में अब भी व्यापार की कठोरता थी। उन्होंने रिया के माथे को चूमा और पूछा, यात्रा ठीक रही? रिया ने कहा, हाँ, बस एयरलाइन ने आजकल अजीब लोगों को बिजनेस क्लास में बैठाना शुरू कर दिया है। राजीव ने हंसने की कोशिश की, पर उनकी हंसी आधी रह गई। अजीब लोग? उन्होंने पूछा। रिया ने लापरवाही से बताया कि कैसे एक साधारण लड़का प्राथमिकता कतार में खड़ा था, कैसे उसके पास कपड़े का थैला और टिफिन था, और कैसे स्टाफ उसे सम्मान दे रहा था। राजीव ने बस इतना पूछा, नाम पता चला? रिया ने याद करते हुए कहा, शायद आरव प्रकाश। कोई बड़ा आदमी नहीं लगा। यह नाम सुनते ही राजीव के हाथ में पकड़ा गिलास हल्का कांप गया। पानी की एक बूंद संगमरमर पर गिर पड़ी। रिया ने पिता के चेहरे पर आए परिवर्तन को देखा। क्या हुआ? उसने पूछा। राजीव ने तुरंत स्वयं को संभाला और कहा, कुछ नहीं, बस थकान है। लेकिन उनके भीतर वर्षों पुराना दरवाजा खुल गया था। प्रकाश नाम, गोवा, साधारण कपड़े और किसी अनजानी मर्यादा का चेहरा, सब कुछ मिलकर उन्हें उस निर्माण स्थल की तरफ खींच रहा था जहां कभी एक मजदूर मोहन प्रकाश ने न्याय मांगा था। राजीव ने उस समय पिता के व्यापार को बचाने के लिए चुप्पी खरीदी थी। चुप्पी महंगी थी, पर पाप उससे भी महंगा निकला। शाम के लिए रिसोर्ट सज रहा था। समुद्र की ओर खुलते प्रांगण में मंच लगाया जा रहा था जहां दान समारोह और उद्घाटन साथ साथ होने थे। रिया मेकअप रूम में बैठी थी, पर मन में अजीब खिंचाव था। उसने सोशल मीडिया टीम को निर्देश दिए, फिर अचानक पूछा, आज के समारोह में कौन कौन आ रहा है? कबीर ने सूची देखते हुए कहा, कुछ डॉक्टर, कुछ उद्योगपति और एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता जिसे सम्मान देना है। नाम है आरव प्रकाश, हृदय दीप फाउंडेशन वाला।
रिया के हाथ से ब्रश गिरते गिरते बचा। उसने सामान दिखने का प्रयास किया। वही लड़की, कबीर ने हंसकर कहा। कौन वही? रिया ने बात टाल दी, पर उसके भीतर पहला वास्तविक भय जन्म ले चुका था। यदि वही आदमी सम्मानित अतिथि था, तो हवाई अड्डे की घटनाएं केवल निजी असभ्यता नहीं रही, वो उसके चरित्र का सार्वजनिक आईना बन सकती थी। पर उससे भी अधिक डर ही था कि शायद उसने सचमुच किसी अच्छे आदमी का अपमान किया था। अपने दोष को पहचानना मनुष्य को बाहरी दंड से नहीं, भीतर की अदालत से डराता है। आरव अस्पताल से समारोह स्थल के लिए निकला तो उसने वही पुरानी कमीज बदली भी नहीं। डॉक्टर मीरा ने कहा था कि चाहो तो सूट व्यवस्था हो सकती है, पर उसने विनम्रता से मना कर दिया। जो लोग मेरे कपड़ों से असहज होंगे, वे मेरे शब्दों से क्या सीखेंगे, उसने कहा। रास्ते में टैक्सी की खिड़की से उसने समुद्र को देखा। सूर्य धीरे धीरे नीचे उतर रहा था और पानी पर लाल रोशनी फैल रही थी। उसे माँ की बात याद आई। सूरज डूबता नहीं बेटा, बस किसी और की सुबह बनाने जाता है। रिसोर्ट के बाहर पहुंचते ही सुरक्षा कर्मचारी ने उसे पहले रोका। आरव ने निमंत्रण पत्र दिखाया। कर्मचारी ने कार्ड देखा, फिर तुरंत आदर से रास्ता खोल दिया। यह छोटी घटना भी उसके लिए नई नहीं थी। कई दरवाजे पहले कपड़ों को रोकते हैं, फिर नाम पढ़कर खुलते हैं। वह भीतर चला गया और संगमरमर की ठंडी फर्श पर उसकी साधारण चप्पलों की आवाज बहुत धीमी थी। उसे लगा जैसे ये भवन केवल धन से नहीं, अनगिनत अनसुनी कहानियों से बना है। कुछ कहानियां शायद उसके पिता की भी थी। लॉबी में रिया खड़ी थी। उसने आरव को आते देखा। इस बार वह हंसी नहीं, उसके गले में शब्द अटक गए। आरव ने उसे पहचाना, पर आंखों में न शिकायत थी न तंज। उसने बस हल्का सा सिर झुकाया, जैसे किसी अजनबी को सभ्यता से नमस्कार किया जाता है। यही विनम्रता रिया को किसी थप्पड़ जैसी लगी। यदि वह क्रोधित होता तो वह अपना बचाव कर सकती थी। यदि वह शिकायत करता तो वह उसे नाटक कह सकती थी, पर उसकी शांत स्वीकृति ने उसके सारे तर्क छीन लिए। राजीव दूर से यह दृश्य देख रहे थे। आरव का चेहरा उन्हें मोहन की याद दिला रहा था। वही शांत आंखें, वही भीतर दबा हुआ दुख, वही मर्यादा जिसमें शिकायत से अधिक आत्मसम्मान था। उन्होंने पल भर को चाहा कि आगे बढ़कर कर पूछें, तुम मोहन के बेटे हो, पर उनके कदम जम गए। आदमी जब बहुत वर्षों तक सच से बचता है तो सच सामने आने पर शरीर भी उसका साथ छोड़ देता है। समुद्र के बाहर लहरें टूट रही थी और भीतर एक पुराना पाप अपनी पहली आवाज लेने लगा था। समारोह शुरू होने में अभी समय था, पर रिसोर्ट की लॉबी में पहले ही उत्सव का अभिनय फैल चुका था। सुनहरे झूमरों की रोशनी संगमरमर पर गिरकर ऐसी चमक रही थी जैसे हर पत्थर अपनी गरीबी छिपाने के लिए धन का मुखौटा पहने हो। कर्मचारी सफेद दस्ताने पहने ट्रे संभाल रहे थे। विदेशी फूलों की महक हवा में घूम रही थी और बाहर समुद्र लगातार उसी लय में सांस ले रहा था। आरव इस चमक के बीच खड़ा था, पर उसकी आंखें सजावट पर नहीं, लोगों के चेहरों पर थी। रिया ने उसे देखा तो उसके भीतर एक साथ कई भाव उठे। सुबह की घटना की शर्म थी, पर शर्म से बचने का पुराना अभ्यास उससे भी मजबूत था। उसने अपने चेहरे पर वही नियंत्रित मुस्कान रखी और पास आती एक कर्मचारी लड़की से कहा, कृपया मेहमानों की व्यवस्था देखिए। कुछ लोग बिना सही पोशाक के भी भीतर आ रहे हैं। शब्द सीधे आरव की ओर नहीं थे, पर तीर की दिशा साफ थी। कर्मचारी लड़की असमंजस में पड़ गई, क्योंकि उसके हाथ में अतिथि सूची थी और आरव का नाम सबसे ऊपर लिखा था। आरव ने यह सुन लिया, पर उसने आंखें नहीं उठाईं। वह कांच की दीवार से बाहर झांकता रहा, जहां शाम का से समुद्र नीला नहीं, गहरा धूसर दिख रहा था। उसे लगा जैसे प्रकृति भी मनुष्य के उत्सवों को दूर से देखती है और चुप रहती है। भीतर से उसे हल्की थकान महसूस हुई। अपमान जब बार बार मिले तो हर बार चोट नई नहीं होती, पर पुराने घावों पर नमक जरूर लग जाता है। उसने अपने थैले की पट्टी ठीक की और मन ही मन मां का नाम लिया। एक छोटा लड़का जो अस्पताल से आए बच्चों के समूह में था, धीरे धीरे आरव के पास आया। उसके सीने पर ऑपरेशन का हल्का निशान कपड़े के भीतर छिपा था, पर चलने की सावधानी में बीमारी की स्मृति दिखाई देती थी। उसने आरव का हाथ पकड़कर कहा, भैया आप सच में आए। मम्मी कहती थी आप बहुत बड़े आदमी हैं। आरव झुककर मुस्कुराया, बड़ा आदमी नहीं, बस तुम्हारा दोस्त हूं। लड़के ने हंसते हुए जेब से कागजी नाव निकाली और आरव को दे दी। रिया ने यह दृश्य दूर से देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह बच्चा उस साधारण युवक को ऐसे क्यों देख रहा है, जैसे किसी देवता को देख रहा हो। उसके भीतर संदेह और जिज्ञासा फिर टकराए। उसने कबीर से पूछा,
ये अस्पताल वाले बच्चे यहाँ क्यों हैं? कबीर ने फोन से नजर हटाए बिना कहा, फाउंडेशन की कहानी को भावनात्मक बनाना है। मीडिया को ऐसे दृश्य पसंद आते हैं। रिया को यह उत्तर सामान्य लगना चाहिए था, पर इस बार उसे इसमें कुछ निर्दयता महसूस हुई, शायद क्योंकि वह लड़का सचमुच मुस्कुरा रहा था। कबीर मल्होत्रा हमेशा से घराने की छवि संभालता आया था। उसके लिए हर आंसू संभावित प्रचार था, हर दान संभावित समाचार। उसने रिया को समझाया कि मंच पर उसे बच्चों के साथ तस्वीर खिंचवानी होगी, फिर पिता के भाषण के दौरान गंभीर चेहरा रखना होगा। रिया ने सिर हिला दिया, पर उसकी नजर आरव पर ही टिकी रही। वह बच्चे की कागजी नाव को ऐसे संभाल रहा था जैसे कोई पुरस्कार हो। धनवान लोग कई बार दान देकर भी आशीर्वाद नहीं पाते, और गरीबों का विश्वास बिना मांगे किसी की हथेली में उतर जाता है। राजीव मल्होत्रा अपने निजी कमरे में अकेले बैठे थे। बाहर की हलचल धुंधली आवाज बनकर भीतर पहुंच रही थी। मेज पर समारोह का कार्यक्रम रखा था, और उसमें छपे शब्द उन्हें किसी न्यायालय के दस्तावेज जैसे लग रहे थे। विशेष सम्मान, आरव प्रकाश, संस्थापक, हृदय दीप सेवा न्यास। उन्होंने नाम पर उंगली रखी। प्रकाश। इतने वर्षों बाद यह नाम फिर उनके सामने आया था। उन्हें लगा जैसे अतीत कोई पुराना भिखारी नहीं, बल्कि धैर्यवान ऋषि है। वह लौटता है तो दान मांगने नहीं, हिसाब मांगने आता है। उनकी स्मृति में धूल, लोहे की छड़ों और गिरते मचान की आवाज लौट आई। बहुत वर्ष पहले गोवा में पहला होटल बन रहा था। निर्माण तेजी से पूरा करना था, क्योंकि पर्यटक मौसम निकट था, और पिता कह रहे थे कि देर का मतलब नुकसान है। मोहन प्रकाश नाम का एक मजदूर बार बार सुरक्षा रस्सियों की शिकायत करता था। राजीव तब युवा थे, महत्वाकांक्षा से भरे हुए, और उन्हें मजदूर की आवाज काम रोकने वाली बाधा लगती थी। फिर एक दोपहर मचान टूटा, और मोहन की रीढ़ जीवन भर के लिए टूट गई। राजीव ने उस दिन अस्पताल के बाहर सावित्री को रोते देखा था। उसकी गोद में छोटा आरव था, जो समझ नहीं पा रहा था कि पिता क्यों नहीं उठ रहे। कंपनी ने कुछ कागज तैयार किए, जिसमें लिखा गया कि दुर्घटना मजदूर की लापरवाही से हुई। मोहन ने हस्ताक्षर करने से मना किया, पर गरीबी और बीमारी लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाते। कुछ महीनों बाद खबर आई कि वह मर गया। राजीव ने तब खुद को समझाया था कि व्यापार में कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, पर हर कठोर निर्णय रात की नींद नहीं खरीद सकता। दरवाजे पर दस्तक हुई तो राजीव चौंक गए। रिया भीतर आई और बोली, पापा आप ठीक हैं? आपका चेहरा बहुत पीला लग रहा है। राजीव ने पानी पिया और कहा, बस पुरानी थकान है। रिया ने धीरे से पूछा, आप आरव प्रकाश को जानते हैं क्या? यह प्रश्न सुनते ही कमरे की हवा भारी हो गई। राजीव ने सीधे उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल कहा, कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें आदमी भूलना चाहता है, पर वे भगवान की तरह हर जगह उपस्थित रहते हैं। रिया ने पहली बार पिता की आवाज में भय सुना। बाहर आरव को एक वृद्ध कर्मचारी ने पहचानने की कोशिश की। रिसोर्ट का पुराना रखवाला दामोदर था, जिसकी आंखें धुंधली हो चुकी थी। उसने आरव को लंबे समय तक देखा और फिर धीमे से बोला, तुम बनारस से हो? आरव ने चौंक कर कहा, जी। दामोदर की आंखों में अचानक अजीब सी नमी उतर आई। कभी यहां एक मोहन था, उसने कहा, सीधा आदमी, पर सच बोलने की बीमारी थी उसे। आरव का शरीर जैसे भीतर से जम गया। उसने पहली बार इस भवन की दीवारों को अलग निगाह से देखा। आरव ने बहुत सावधानी से पूछा, आप मोहन प्रकाश को जानते थे? दामोदर ने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा, मानो दीवारें अब भी सुनती हों। जानता था बेटा, उसी ने मुझे एक बार गिरती बाल्टी से बचाया था, पर जब वे खुद गिरा कोई उसे बचाने नहीं आया। आरव के होंठ सूख गए, माने इस जगह का नाम कभी साफ साफ नहीं लिया था, पर अब टुकड़े जुड़ने लगे। वह समारोह में अतिथि बनकर आया था, पर अचानक उसे लगा वह अपने पिता की टूटी आवाज के सामने खड़ा है। दामोदर आगे कुछ कहना चाहता था, पर तभी एक प्रबंधक ने उसे बुला लिया। वह जाने लगा, फिर मुड़कर बोला, सच दबता है बेटा, मरता नहीं। मंदिर के घंटे की तरह कभी न कभी बजता जरूर है। आरव वहीं स्थिर रह गया। उसके कानों में समुद्र की आवाज अब लहर नहीं, किसी पुराने कराहते हुए शरीर जैसी लग रही थी। उसने जेब से मां की तस्वीर निकाली। सावित्री ने इतने वर्षों तक यह घाव क्यों छिपाया था? शायद वह बेटे को बदले से बचाना चाहती थी, क्योंकि माओ को पता होता है कि आग पहले अपने घर को जलाती है। रिया लॉबी में लौटकर उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर पहली बार एक ऐसी पीड़ा थी जो अभिनय नहीं थी। उसने आगे बढ़कर पूछा, आप ठीक हैं? आरव ने उसकी ओर देखा। सुबह से पहली बार उनकी आंखें सीधे मिली। रिया को लगा
उन आंखों में उसके लिए क्रोध होगा, पर वहां कोई और ही गहराई थी, जैसे कोई अपनी निजी शोक सभा में खड़ा हो और बाहर इसे शोर सुन भी न पा रहा हो। आरव ने केवल कहा, ठीक होना कभी कभी बहुत महंगा पड़ता है मैडम। फिर वह आगे बढ़ गया। उस छोटे वाक्य ने रिया को भीतर तक छू लिया। वह समझने वाक्य ने रिया को भीतर थी या स्वीकार, पर उसमें एक ऐसी सच्चाई थी जो महंगे वाक्यों से नहीं बनती। उसने अपनी हथेली देखी, जिस पर सुबह का कॉफी कप, फोन और चमड़े का बैग याद आ रहे थे। वही हाथ किसी गरीब की ओर इशारा कर हंसा था। वह सोचने लगी कि यदि कोई उसके पिता, उसकी माँ या उसके घर पर ऐसे हंसता तो वह क्या करती। पहली बार उसे अपने विशेषाधिकार की ठंडी छाया दिखाई दी। समारोह स्थल पर कुर्सियां भरने लगी। उद्योगपति, मंत्री, डॉक्टर, पत्रकार, विदेशी मेहमान और स्थानीय नेता एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। मंच पर मल्होत्रा समूह का चिन्ह चमक रहा था। उसके नीचे अस्पताल और फाउंडेशन के नाम छोटे अक्षरों में लिखे थे। यह व्यवस्था भी दुनिया जैसी ही थी, धन ऊपर सेवा नीचे। आरव ने पीछे बैठना चाहा, पर आयोजक ने उसे सामने की पंक्ति में बैठाया। रिया ने देखा कि कई डॉक्टर उसे सम्मान से प्रणाम कर रहे हैं। वह हर बार असहज मुस्कान देता, जैसे आदर भी उसके लिए एक जिम्मेदारी हो। डॉक्टर मीरा जोशी आई तो पूरे वातावरण में एक अलग गंभीरता आई। उनके साथ कुछ नर्सें और वे परिवार थे जिनके बच्चों का इलाज हृदयदीप की सहायता से हुआ था। उन्होंने आरव को देखते ही कहा, तुमने खाना खाया? आरव ने हल्की हंसी में उत्तर दिया, माँ का टिफिन था। मीरा ने उसकी आंखों में छिपी बेचैनी पढ़ ली। रिपोर्टों की चिंता मत करो, हम सावित्री जी को यहां लाएंगे, उन्होंने फुसफुसाकर कहा। यह सुनकर आरव ने सिर झुका लिया, क्योंकि सार्वजनिक स्थान पर भी माँ का नाम उसकी कमजोरी खोल देता था। रिया ने डॉक्टर मीरा को पहचान लिया। वे चिकित्सा जगत की प्रतिष्ठित हस्ती थी और उसके पिता उन्हें बहुत सम्मान से बुलाते थे। पर मीरा का आरव से इतना आत्मीय व्यवहार उसे विस्मित कर रहा था। उसने कबीर से फिर पूछा, हृदयदीप वास्तव में करता क्या है? कबीर झुंझला कर बोला, गरीब बच्चों की सर्जरी, ग्रामीण कैंप, ऐसी ही चीजें। पर तुम इतना क्यों सोच रही हो? रिया उत्तर नहीं दे पाई। उसके पास कारण नहीं था, केवल एक बढ़ता हुआ अपराध बोध था जिसे वह नाम देने से डर रही थी। उसी समय मंच के पीछे हलचल हुई। संचालक भाषण की तैयारी कर रहा था। राजीव को उद्घाटन संबोधन देना था, फिर आरव को सम्मानित किया जाना था। राजीव ने कागज हाथ में लिया, पर अक्षर तैरने लगे। उनके सामने समुद्र नहीं, अस्पताल की पुरानी सीढ़ियां थीं, जहां सावित्री ने रोते हुए कहा था, साहब मेरे आदमी ने गलती नहीं की। उन्होंने तब नजरें फेर ली थी। आज उसी स्त्री का बेटा उनके मंच पर सम्मान पाने वाला था। उन्हें लगा, कर्म कभी चिल्लाता नहीं, वह अवसरों का विनम्र वस्त्र पहनकर सामने आ जाता है। कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले एक पत्रकार ने आरव से पूछा, आप इस बड़े मंच पर सम्मानित हो रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? आरव ने कुछ क्षण सोचा और कहा, मंच बड़ा नहीं होता, उद्देश्य बड़ा होता है। यहाँ जो रोशनी लगी है, यदि वह किसी बच्चे के से ऑपरेशन थिएटर तक पहुंच जाए तभी इसका अर्थ है। पत्रकार ने तुरंत ये वाक्य लिख लिया। रिया ने दूर से सुना और उसे लगा कि ये आदमी शब्दों को सजाता नहीं जीता है। उसके अपने पोस्ट अचानक बहुत खाली लगने लगे। बाहर अंधेरा गहरा रहा था। रिसोर्ट की रोशनियां समुद्र पर गिर रही थी, पर लहरें उन्हें अपने भीतर रखकर भी शांत थीं। आरव ने मंच की ओर देखते हुए पिता को याद किया। क्या मोहन प्रकाश ने कभी सोचा होगा कि उसका बेटा उसी जगह लौटेगा जहां उसकी गरिमा कुचली गई थी? लौटेगा भी तो बदला लेने नहीं, बच्चों की जान बचाने के लिए दान मांगने। आरव के भीतर दर्द और करुणा साथ खड़े थे। उसे लगा, मनुष्य का सबसे कठिन धर्म यही है कि वह अपने घाव को किसी और की मरहम में बदल दे। रिया अपनी सीट पर बैठी थी। सुबह का हर वाक्य लौटकर उसे काट रहा था। सामान्य यात्रियों लौटकर उसे काट रहा था। पराठे की गंध अपनी जगह जानते हैं। अब उसे लग रहा था कि असली जगह किसकी थी। यह प्रश्न कपड़ों से नहीं, कर्म से तय होता है। उसने धीरे से फोन निकाला और सुबह की वह अधूरी पोस्ट मिटा दी जिसमें उसने हवाई अड्डे के अनुभव पर व्यंग्य लिखना चाहा था। पर पोस्ट मिटाने से शब्द मिटते नहीं, वे भीतर कहीं जलते रहते हैं जब तक मनुष्य सचमुच बदलना न शुरू करे। संचालक ने माइक्रोफोन संभाला और मेहमानों का स्वागत किया। तालियां बजी, कैमरे जले, मुस्कानें चेहरे पर चढ़ गईं। राजीव मंच की सीढ़ियां चढ़े तो उनके पैर भारी थे। रिया ने पिता को देखा और पहली बार उनमें एक बूढ़े आदमी की थकान देखी, उद्योगपति की शक्ति नहीं। आरव शांत बैठा था।
पर उसकी उंगलियां मां की तस्वीर पर थीं। डॉक्टर मीरा की आंखों में उम्मीद थी और दामोदर पीछे खड़ा वृद्ध कर्मचारी दोनों हाथ जोड़कर मंच को नहीं, न्याय के आने वाले क्षण को देख रहा था। राजीव ने भाषण शुरू किया, पर उनकी आवाज में पहले जैसी ठोस चमक नहीं थी। उन्होंने विकास, सेवा, समाज और जिम्मेदारी जैसे शब्द बोले, पर हर शब्द उनके ही भीतर लौटकर सवाल बन रहा था। सामने बैठे आरव ने सम्मान से उन्हें सुना। वह नहीं जानता था कि ये आदमी उसके अतीत से कितना जुड़ा है, फिर भी उसके भीतर एक अनजाना कंपन था। कभी कभी रक्त की स्मृति कागजों से अधिक जानती है। समुद्र के उस पार रात उतर चुकी थी और मंच पर सच अभी अपना नाम पुकारे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। राजीव का भाषण समाप्त होते ही सभागार में तालियां बजी, पर उन तालियों में वो गरगर में तालियां बजी और उन तालियों में वो गर्मी नहीं थी जो किसी सच को सुनकर उठती है। वे आदत की तालियां थी, शिष्टाचार की तालियां, उन हाथों की तालियां जिन्हें कैमरे देख रहे थे। राजीव मंच से नीचे उतरे तो उनकी नजर आरव से मिली। आरव ने विनम्रता से सिर झुकाया और राजीव के भीतर कुछ टूटकर बैठ गया। अपराधी आदमी को सबसे अधिक भय क्रोध से नहीं, उस सम्मान से लगता है जिसका वो अधिकारी नहीं होता। संचालक ने अगला कागज उठाया और आवाज को उत्साह से भरते हुए कहा कि आज की शाम का सबसे विशेष क्षण अब आने वाला है। बड़े पर्दे पर एक छोटा वीडियो चलाया गया। उसमें गांवों की धूल भरी सड़कें थी, अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें थीं, बच्चों की छाती पर पट्टियां थीं और रोती हुई माताएं थीं जो किसी अदृश्य हाथ को धन्यवाद दे रही थी। फिर स्क्रीन पर शब्द उभरे, हृदय दीप सेवान्यास। रिया ने अपनी सांस रोक ली। उसके सामने बैठा वही साधारण युवक अब इस वीडियो का केंद्र था। वीडियो में आरव किसी मंच पर नहीं, अस्पताल के बरामदों में दिख रहा था। वो कभी किसी बच्चे को पानी पिला रहा था, कभी पिता की तरह किसी डरी हुई मां के कंधे पर हाथ रख रहा था, कभी डॉक्टरों के साथ फाइलें देख रहा था। एक दृश्य में वो बारिश में भीगते हुए एम्बुलेंस धकेल रहा था क्योंकि गांव कीचड़ से भर गया था। रिया ने स्क्रीन और आरव के चेहरे के बीच देखा। वो आदमी अपनी ही प्रशंसा देखकर असहज था, जैसे उसके किए काम को उजाले में खड़ा कर देना भी किसी मर्यादा का उल्लंघन हो। संचालक ने कहा, कृपया स्वागत कीजिए आरव प्रकाश का, जिन्होंने अपनी संस्था के माध्यम से अब तक 300 से अधिक गरीब बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहायता की है। इस बार तालियां पहले से अलग थी। उनमें आश्चर्य था, सम्मान था और उन लोगों की झिझक भी थी जो कुछ क्षण पहले तक उसके कपड़ों को देखकर उसे पहचानने में असफल रहे थे। आरव धीरे से उठा। उसकी पुरानी कमीज अब भी वही थी, चप्पलें भी वही थी, पर सभागार की नजर बदल चुकी थी। रिया की हथेलियां अपने आप नहीं उठी, वे जैसे अपराध के भार से कुर्सी पर टिक गई थी। सुबह के वे शब्द जो उसने हंसते हुए कहे थे अब सभागार की हर रोशनी में लौटकर उसके चेहरे पर पड़ रहे थे। उसने सोचा, यदि इस क्षण कोई वीडियो चल जाए और उसमें उसका उपहास दर्ज हो तो क्या बचेगा उसके सौंदर्य, उसके कपड़ों, उसके परिवार की प्रतिष्ठा का। मनुष्य का चरित्र कई बार बड़े निर्णयों में नहीं, किसी अनजान आदमी से बोले गए छोटे वाक्य में खुल जाता है। आरव मंच पर पहुंचा तो डॉक्टर मीरा ने उसे शॉल ओढ़ाई। वे झुक गया, जैसे सम्मान ग्रहण नहीं आशीर्वाद ले रहा हो। एक चांदी की पट्टिका उसके हाथ में दी गई, पर उसने उसे छाती से नहीं लगाया। उसने सबसे पहले नीचे बैठे बच्चों की ओर देखा, फिर अस्पताल की नर्सों की ओर, फिर अपनी जेब में रखी मां की तस्वीर को हल्के से छुआ। कैमरे चमक रहे थे, पर उसकी आंखें उन चमकती मशीनों से कहीं दूर थी। शायद वह बनारस की अंधेरी रसोई में खड़ी सावित्री को खोज रहा था। माइक्रोफोन के सामने खड़े होकर उसने कुछ पल चुप्पी रखी। वह चुप्पी असहज नहीं थी, वह उस मिट्टी जैसी थी जिसमें बीज बोलने से पहले जड़ें फैलाता है। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, मैं भाषण देने वाला आदमी नहीं हूं, मेरे पास चमकदार शब्द नहीं है, मेरे पास केवल कुछ चेहरे हैं जिन्हें मैंने मरने से पहले जीना सीखते देखा है। सभागार शांत हो गया। जो लोग अभी तक मोबाइल देख रहे थे उन्होंने भी सिर उठाया। सच्चाई जब बिना सजावट आती है तो शोर स्वयं पीछे हट जाता है। आरव ने कहा कि किसी बच्चे की छाती में धड़कता हृदय, उसके पिता की आय, मां की जाति, घर की भाषा या कपड़ों की कीमत नहीं पूछता। बीमारी अमीर और गरीब में भेद नहीं करती, लेकिन इलाज अक्सर करता है। उसने एक मां का उल्लेख के बाहर अपनी चूड़ियां बेच दी, फिर भी दवा नहीं खरीद सकी। उसने एक पिता की बात कही जो बेटे के ऑपरेशन के बाद खुद मजदूरी पर लौट गया। क्योंकि कर्ज की सांस दवा की सांस से लंबी होती है। लोगों के चेहरे बदलने लगे। रिया को लगा
जैसे हर वाक्य उसकी ओर मुड़कर खड़ा हो गया हो। उसने सुबह आरव के टिफिन की गंध पर हंसी उड़ाई थी, पर अब उसे लग रहा था कि शायद वही टिफिन उन माओं की रसोई से जुड़ा था, जिनके बच्चे उसके लिए की रसोई से जुड़ा था, जिनके बच्चे उसके लिए केवल तस्वीरें थे। उसे एक अनाथालय में बच्चों को मिठाई बांटते हुए तस्वीरें खिंचवाई थी। पोस्ट पर लाखों प्रतिक्रियाएं आई थी, पर वो किसी बच्चे का नाम याद नहीं रख पाई थी। उसे पहली बार अपनी दानशीलता का खोखलापन सुनाई दिया। आरव ने आगे कहा, मेरी माँ फूल बेचती थी। मुरझाए फूलों को भी वो फेंकती नहीं थी। कहती थी कि इन्हें गंगा में छोड़ दो, पूजा में न सही, प्रवाह में तो उनका स्थान है। शायद मेरी संस्था भी उन्हीं मुरझाए फूलों के लिए है, जिन्हें समाज ने मंदिर के बाहर छोड़ दिया। डॉक्टर मीरा की आंखें भर आईं। दामोदर पीछे खड़ापते हाथों से आंसू पोंछ रहा था। राजीव ने सिर झुका लिया। उन्हें लगा मोहन प्रकाश का बेटा अपने पिता का नाम लिए बिना भी उनका अपराध पड़ रहा है। तालियां नहीं बजी, क्योंकि लोग ताली बजाने से पहले अपने भीतर कुछ संभालना चाहते थे। आरव ने फिर कहा, आज मुझे सम्मान मिला है, पर सम्मान मेरा नहीं है। ये उन माताओं का है जो बच्चे को ऑपरेशन थिएटर तक भेजते समय खुद मर जाती हैं, पर चेहरे पर मुस्कान रही होगी, पर चेहरे पर मुस्कान रखती हैं। ये उन डॉक्टरों का है जो सरकारी वेतन से अधिक करुणा में काम करते हैं, जिन्होंने बिना नाम लिखवाए दान दिया। उसने एक क्षण रुककर जोड़ा, और ये मेरी माँ का है, जिन्होंने मुझे भूख से बड़ा इंसान बनना सिखाया। रिया ने धीरे से अपने हाथ जोड़े। उसे समझ नहीं आया वह प्रार्थना कर रही है या क्षमा मांग रही है। मंच की रोशनी में आरव का चेहरा साधारण ही था, पर अब उसी साधारणता में एक अप्राप्य ऊंचाई थी। उसे लगा कि इतने वर्षों से वह जिन ऊंचाइयों पर खड़ी थी, वे केवल होटल की मंजिलें थी, आत्मा की नहीं। उसके बगल में बैठा कबीर अभी भी मीडिया कवरेज की दिशा देख रहा था। वह फुसफुसाया, ये आदमी कैमरे पर बहुत अच्छा बोलता है। रिया ने पहली बार कबीर की आवाज से घृणा महसूस की। भाषण समाप्त होते ही इस बार सभागार सचमुच खड़ा हो गया। तालियां देर तक चलती रहीं। कुछ बच्चों ने अपने छोटे हाथ ऊपर उठाकर उसे पुकारा। आरव मंच से उतरते समय पट्टिका संभाल रहा था, पर एक बच्ची लड़खड़कर आगे आई तो उसने तुरंत पुरस्कार किसी और को देकर उसे पकड़ लिया। बच्ची की मां रोते हुए बोली, साहब, मेरी गुड़िया आपकी वजह से सांस ले रही है। आरव ने झुककर कहा, नहीं दीदी, वह अपनी किस्मत और आपकी प्रार्थना से सांस ले रही है। यह विनम्रता रिया को और अधिक तोड़ गई। डॉक्टर मीरा ने माइक्रोफोन संभाला। उनका स्वर चिकित्सक का था, पर उसमें मैं जैसी कठोर करुणा थी। उन्होंने कहा कि हृदय दीप ने केवल ऑपरेशन का पैसा नहीं दिया, बल्कि उन परिवारों को यह विश्वास दिया कि गरीबी मृत्यु का आदेश नहीं है। फिर उन्होंने एक बच्ची का नाम लिया। नंदिता रिया का शरीर जैसे स्थिर हो गया। यही नाम उस अनाथालय की बच्ची का था जिसके साथ उसने प्रचार अभियान में तस्वीर खिंचवाई थी। उसे याद आया, नंदिता ने उस दिन उसका दुपट्टा पकड़कर पूछा था, दीदी आप फिर आएंगी? मीरा ने बताया कि नंदिता का ऑपरेशन अचानक रुक गया था, क्योंकि दान का वादा करने वाली एक कॉरपोरेट टीम ने अंतिम समय पर फाइल रोक दी थी। उस रात आरव ने अपनी संस्था की बची राशि, अपनी निजी बचत और मित्रों से उधार जुटाकर ऑपरेशन करवाया। वह बच्ची आज स्कूल जाती है, मीरा ने कहा, और उसे ये भी नहीं मालूम कि जिस आदमी ने उसके लिए रात भर अस्पताल के बाहर बैठकर प्रार्थना की, वह आज इस मंच पर खड़ा था। रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे, पर उसने उन्हें छिपाने की कोशिश की। कबीर ने तुरंत कान में कहा, कृपया रोना संभालो, कैमरे हैं। रिया ही तो उसका संसार था, जहां आंसू भी सही कोण से गिरने चाहिए, पश्चाताप भी ब्रांड सही कोण से गिरने चाहिए, पश्चाताप भी ब्रांड छवि के अनुकूल होना चाहिए। उसने धीरे से कहा, कबीर चुप रहो। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें पहली बार किसी और की नहीं, अपनी अंतरात्मा की शक्ति थी। कबीर चौंक गया। रिया ने मंच पर खड़ी मीरा को देखा, फिर आरव को। उसे लगा वह आज पहली बार देखना सीख रही है। मीरा ने आगे कहा, हम सब यहाँ समुद्र के किनारे एक सुंदर रिसोर्ट में बैठे हैं। यह सुंदरता बुरी नहीं है। बुरा तब है जब हमारी आंखें केवल रोशनी देखती हैं और उन छायाओं को नहीं जिनमें लोग मर रहे हैं। दान कोई उत्सव नहीं, दायित्व है। सेवा कोई फोटो नहीं, संबंध है। ये शब्द सभागार में ऐसे उतरे जैसे किसी ने बंद खिड़कियां खोल दी हों। कुछ उद्योगपति असहज होकर सीट बदलने लगे। राजीव ने आंखें बंद कर ली। हर वाक्य उनके भीतर जमा धूल उड़ाता जा रहा था। कार्यक्रम के बाद लोग आरव के पास आने लगे। कोई कार्ड दे रहा था, कोई फोटो चाहता था, कोई सहायता का आश्वासन दे रहा था। आरव हर किसी से विनम्रता से मिला,
पर उसकी आंखें बार बार फोन की स्क्रीन पर जाती। उसने सावित्री को संदेश भेजा था, पर उत्तर नहीं आया था। माँ अक्सर जब्स खाने के बाद सो जाती थी, फिर भी उसे बेचैनी हो रही थी। इतने सम्मान, इतने लोग, इतनी रोशनी के बीच उसका मन बनारस के उस छोटे कमरे में अटका था, जहां शायद खांसी की आवाज अकेली दीवारों से टकरा रही होगी। रिया ने कई बार आगे बढ़ना चाहा, पर उसके पैर रुक गए। वह किस अधिकार से माफी मांगे? क्या एक सॉरी सुबह के उन शब्दों को धो देगा? क्या वह क्षण केवल उसके अपराध बोध के हल्के होने के लिए होगा? उसने देखा, आरव एक वृद्ध मछुआरे से हाथ जोड़कर बात कर रहा था, जिसने अपनी पोती के इलाज के लिए धन्यवाद दिया। वह हर व्यक्ति को पूरा समय देता था, मानो किसी गरीब की कहानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जितनी किसी मंत्री की। रिया को लगा वो स्वयं अपने जीवन में किसी को पूरा नहीं सुनती थी। राजीव धीरे धीरे आरव के पास आए। उनके चेहरे पर औपचारिक मुस्कान थी, पर आंखों में डर छिपा था। मिस्टर प्रकाश, उन्होंने कहा, आपका काम अद्भुत है। हमें गर्व है कि आज हमारा रिसोर्ट इस समारोह का हिस्सा बना। आरव ने शिष्टता से उत्तर दिया, धन्यवाद। उम्मीद है यह जगह और अधिक जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने का माध्यम बनेगी। राजीव ने नाम पूछना चाहा, पिता के बारे में पूछना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। अपराध की भाषा में आरंभ हमेशा कठिन होता है। आरव ने उनके चेहरे पर तनाव देखा, पर कुछ कहा नहीं। तभी दामोदर दूर से उन्हें देख रहा था। राजीव ने उसकी ओर देखा तो बूढ़े ने नजर झुका ली, पर उसके झुके हुए चेहरे में भी गवाही थी। राजीव को लगा जैसे इस विशाल भवन के हर कोने में मोहन की परछाई छिपी है। वह शाम का सम्मान समारोह अब उनके लिए व्यापारिक सफलता नहीं रहा था, यह कर्म का दरबार बन चुका था, जहां अभी फैसला सुनाया नहीं गया था, पर अभियुक्त अपने अपराध को पहचान चुका था। अचानक आरव का फोन बजा। स्क्रीन पर पड़ोसी श्यामा काकी का नाम था। उसने कॉल उठाई तो दूसरी ओर घबराई हुई आवाज आई, बेटा जल्दी बात सुन, तेरी माँ को फिर तेज सांस चढ़ी है। हम उन्हें अस्पताल ले जा रहे हैं। वह बार बार तेरा नाम ले रही हैं। आरव का चेहरा एक ही पल में पीला पड़ गया। उसने दीवार पकड़ ली। डॉक्टर मीरा तुरंत उसके पास आई। रिया ने यह दृश्य देखा और उसके भीतर की सारी शेष दूरी टूटने लगी। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, कौन सा अस्पताल? श्यामा काकी ने बनारस के सरकारी अस्पताल का नाम बताया। फोन कटते ही आरव कुछ क्षण खड़ा रह गया, जैसे शरीर गोवा में हो और आत्मा अचानक गंगा किनारे भाग गई हो। मीरा ने उसका कंधा पकड़ा। हमें उन्हें तुरंत यहां लाना होगा, देर नहीं कर सकते। आरव ने आंखें बंद की। अभी कुछ देर पहले लोग उसके लिए खड़े होकर ताली बजा रहे थे, और अब वह फिर वही बेटा था जिसकी दुनिया मां की एक सांस पर टिकी थी। रिया अनायास आगे बढ़ी। उसने पहली बार बिना अभिनय, बिना अहंकार, बिना किसी सामाजिक मुद्रा के कहा, मैं मदद कर सकती हूं। आरव ने उसकी ओर देखा। वह वही लड़की थी जिसने सुबह उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया था। रिया की आंखों में अब उपहास नहीं था, केवल भय और पछतावा था। आरव ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। क्षमा मनुष्य की जेब में रखा सिक्का नहीं होती कि जरूरत पड़ते ही दे दी जाए। वह भीतर लंबे समय तक तपती है, फिर कभी करुणा बनती है, कभी मौन। डॉक्टर मीरा ने व्यवस्था संभालनी शुरू कर दी। अस्पताल, एम्बुलेंस, उड़ान रिपोर्ट, सबके लिए फोन होने लगे। राजीव ने भी कहा कि उनके संपर्कों से एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था हो सकती है। आरव ने उनकी ओर देखा और पहली बार उसके भीतर एक कठोर प्रश्न उठा, क्या हर सहायता के पीछे कोई कीमत होती है? पर मां की हालत के सामने आत्मसम्मान और संदेह दोनों एक क्रूर परीक्षा में खड़े थे। उसने धीमे से कहा, मेरी मां को प्रदर्शन मत बनाइए। यह वाक्य सीधा राजीव और रिया दोनों के हृदय में उतर गया। रिया ने सिर झुका लिया। नहीं, उसने कहा, कोई कैमरा नहीं, कोई पोस्ट नहीं, केवल आपकी मां। उसके शब्दों में ऐसी विनती थी जिसे वह स्वयं भी पहचान नहीं पा रही थी। शायद मनुष्य के भीतर मनुष्य बनने की शुरुआत तब होती है जब वह पहली बार बिना दर्शक के अच्छा होना चाहता है। आरव ने कुछ नहीं कहा, पर उसने विरोध भी नहीं किया। बाहर समुद्र की लहरें अंधेरे में टूट रही थी। गोवा की रात चमकदार थी, पर अब उसके भीतर एक मां की सांस, एक बेटे की प्रार्थना और कई आत्माओं का हिसाब जल रहा था। रात आधी भी नहीं हुई थी, पर रिसोर्ट की चमक अचानक अस्पताल की प्रतीक्षा सी ठंडी लगने लगी थी। डॉक्टर मीरा लगातार फोन पर थीं। बनारस के सरकारी अस्पताल से रिपोर्ट मंगवा रही थी और एयर एम्बुलेंस की संभावना पूछ रही थी। आरव एक कोने में खड़ा था, हाथ में मां की तस्वीर दबाए।
जैसे उसी कागज के सहारे वह गिरने से बचा हो। रिया कुछ दूरी पर खड़ी उसे देख रही थी। सुबह का उपहास अब उसके भीतर किसी कांटे की तरह धंसा था और हर सांस उसे अपने ही शब्दों से घायल कर रही थी। राजीव ने अपने सचिव को आदेश दिया कि तुरंत निजी विमान तैयार कराया जाए, पर आरव ने उनका वाक्य पूरा होने से पहले ही कहा, कृपया इसे एहसान की तरह मत कीजिए। उसकी आवाज थकी हुई थी, फिर भी उसमें आत्मसम्मान की स्पष्ट रेखा थी। राजीव ने पहली बार समझा कि दान धन से दिया जा सकता है, पर विश्वास केवल चरित्र से कमाया जाता है। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं केवल मदद करना चाहता हूं। आरव ने उनकी आंखों में देखा। मदद और प्रायश्चित में फर्क होता है मिस्टर मल्होत्रा। कभी कभी चेहरा एक जैसा दिखता है। ये सुनकर राजीव जैसे भीतर से कांप गए। आरव ने यह बात अनुमान से कही थी, पर उसे नहीं मालूम था कि वह कितनी सटीक जगह पर लगी है। रिया ने पिता की ओर देखा। अब उसे साफ महसूस हो रहा था कि उनके चेहरे पर केवल किसी अतिथि की चिंता नहीं, किसी पुराने अपराध का भय है। उसने पूछा भी नहीं, क्योंकि कुछ सच्चाइयां शब्दों से पहले कमरे की हवा में फैल जाती हैं। कबीर दूर खड़ा सब देख रहा था और बार बार संकेत दे रहा था कि मीडिया को बाहर रखा गया है, पर अब उसकी व्यावसायिक सतर्कता भी छोटी लग रही थी, जिसकी उम्र करीब 100 साल रही होगी। डॉक्टर मीरा ने आरव को बुलाया और कहा, बनारस से रिपोर्ट आ गई है। उन्हें स्थिर करके सुबह तक यहां लाया जा सकता है, पर हर घंटा महत्वपूर्ण है। आरव ने सिर हिलाया, पर उसके चेहरे पर वो कठोर पीड़ा थी जो बेटों के भीतर तब जन्म लेती है जब वे मां को बचाने के लिए संसार से लड़ना चाहते हैं, पर समय से नहीं लड़ सकते। उसने तुरंत श्यामा काकी को फोन किया, दवा के नाम समझाए, अस्पताल के डॉक्टर से बात की और फिर एक क्षण के लिए दीवार से टिक गया। उसकी सारी सार्वजनिक शक्ति मां के नाम पर बिखर जाती थी। रिया ने धीरे से पानी का गिलास उसके पास रखा। आरव ने उसे देखा, पर गिलास लेने में पल भरी झिझक हुई। उसी झिझक लेने में पल भर की झिझक हुई उससे अधिक चोट पहुंचाई जितनी कोई कठोर बात पहुंचाती। उसने समझ लिया कि उसने केवल एक आदमी का अपमान नहीं किया था, उसने अपने और उसके बीच विश्वास की एक दीवार खड़ी कर दी थी। मैंने आज सुबह बहुत गलत कहा, उसने धीमे से कहा। आरव ने गिलास लिया, पर उत्तर नहीं दिया। माफी सुन लेना और उसे हृदय फेंस स्थान देना दो अलग यात्राएं होती हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मीरा ने राजीव को अलग बुलाया। उनकी आंखों में चिकित्सकीय गंभीरता से अलग एक नैतिक कठोरता भी थी। आप आरव के पिता को जानते थे, है ना? उन्होंने सीधा पूछा। राजीव ने होंठ भींच लिए। वर्षों से दबा नाम अब किसी अदालत में नहीं, एक डॉक्टर के शांत कमरे में खड़ा था। मीरा जी, वे बहुत पुरानी बात है, उन्होंने कहा। मीरा का चेहरा कठोर हो गया। बीमारी पुरानी हो तो भी इलाज जरूरी रहता है। पाप पुराना हो तो क्या उसका सच कहने की जरूरत खत्म हो जाती है? राजीव कुर्सी पर बैठ गए। उनके हाथ कांप रहे थे। मैं बहुत युवा था, उन्होंने कहा, जैसे उम्र अपराध की धार कम कर सकती हो। पिताजी का दबाव था। होटल का निर्माण रुकता तो नुकसान बहुत बड़ा था। मोहन प्रकाश ने सुरक्षा की शिकायत की थी। हाँ, मुझे याद है। दुर्घटना के बाद कंपनी ने कागज बदल दिए। मैंने रोक सकता था, पर रोका नहीं। यह स्वीकार करते उनकी आवाज टूटने लगी। मुझे लगा था समय सब ढक देगा, पर समय मिट्टी नहीं, आईना है। वह देर से दिखाता है, पर साफ दिखाता है। मीरा ने गहरी सांस ली। आरव को यह पूरा सच पता नहीं है, उन्होंने कहा। उसकी मां ने उसे बदले से बचाने के लिए आधी कहानी छिपाई। वह चाहती थी कि बेटा आदमी बने, अंगारा नहीं। राजीव की आंखें भर आईं। और मैं? उन्होंने पूछा। मैं क्या बना? मीरा ने बहुत शांत स्वर में कहा। यह प्रश्न आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, पर आज आपकी बेटी ने भी एक गरीब को उसके कपड़ों से तौला। कभी कभी पिता की चुप्पी बच्चों की आंखों में अहंकार बनकर उतरती है। राजीव ने सिर झुका लिया। कमरे के बाहर रिया अनजाने में ठहर गई थी। दरवाजा पूरा बंद नहीं था और भीतर से आती आवाजों ने उसके जीवन की नींव हिला दी। मोहन प्रकाश, दुर्घटना, कागज, कंपनी, चुप्पी, ये शब्द उसके लिए इतिहास नहीं, परिवार की छिपी हुई संपत्ति जैसे थे। उसे अचानक अपने बचपन का वह गर्व याद आया, जब लोग कहते थे कि मल्होत्रा परिवार ने शून्य से साम्राज्य बनाया। अब उसे लगा शायद उस साम्राज्य की पहली ईंट किसी मजदूर की टूटी रीढ़ पर रखी गई थी। वह पीछे हटना चाहती थी, पर पैर वहीं जम गए। आरव बरामदे में अकेला खड़ा था। समुद्र की ओर खुलती खिड़की से नम हवा आ रही थी, पर उसके भीतर आग थी। दामोदर धीरे धीरे उसके पास आया। बूढ़े ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर बोला, बेटा, तुम्हारे पिता ने आखिरी दिनों में भी किसी को कोसा नहीं था।
कहते थे मेरा बेटा पढ़ेगा और ऐसे घर बनाएगा जिनमें गरीब आदमी की सांस न दबे। आरव ने आंखें बंद कर लीं। दामोदर की आवाज में नाटक नहीं था, केवल बची हुई गवाही थी। क्या मां को सब पता था? आरव ने पूछा। दामोदर ने सिर हिलाया। हाँ, पर उन्होंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम्हारी पढ़ाई नफरत में न बदल जाए। वो कई बार कि यहां पत्र लिखने आई, फिर फाड़कर लौट गईं। कहती थी न्याय भगवान को सौंप दिया, बेटे को नहीं। आरव ने माथा पकड़ लिया। उसे मां के हाथ याद आए, जिनकी नसें फूल बेचते बेचते उभर आई थी। उसने सोचा, उस स्त्री ने कितनी चुप्पियां अकेले ढोई होंगी। पिता का अन्याय, गरीबी का बोझ, बेटे की पढ़ाई, बीमारी का डर, और फिर भी वह हर सुबह दीपक जलाती रही। रिया ने यह दृश्य भी दूर से देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब वह अपने आंसू दिखाने से डर रही थी। उसे लगा कि उसका पछतावा भी इस परिवार के दुख के सामने कितना छोटा है। वह धीरे धीरे आरव के पास आई और बोली, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? आरव ने उसकी ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में थकान के साथ सावधानी भी थी। रिया ने कांपते स्वर में कहा, मेरे पिता और आपके परिवार के बीच जो भी हुआ, मुझे अभी पता चला। मुझे नहीं पता क्षमा मांगने का अधिकार भी या नहीं। आरव कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, अधिकार अमीरों की भाषा है रिया जी। दुख में केवल सत्य का स्थान होता है। ये पहली बार था जब उसने उसका नाम लिया, और रिया को लगा जैसे उसने कोई दर्पण उसके सामने रख दिया हो। उसने सिर झुका लिया। मैंने आपको सुबह छोटा समझा, वह बोली, क्योंकि मुझे बड़े होने का अर्थ कभी सिखाया ही नहीं गया, क्योंकि मुझे बड़े होने का अर्थ कभी सिखाया ही करता। आरव ने उत्तर दिया, गलती तब तक गलती रहती है जब तक आदमी उसे पहचानता है, फिर वह रास्ता बन सकती है या बोझ। तभी राजीव बाहर आए। उनका चेहरा पीला था, पर आंखों में भागने की जगह ठहरने की कोशिश थी। उन्होंने आरव के सामने आकर कहा, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। आरव ने उन्हें देखा, फिर डॉक्टर मीरा की ओर। मीरा ने बहुत हल्के सिर हिलाकर संकेत किया कि अब समय आ गया है। वे समुद्र की ओर खुलते एक शांत कक्ष में चले गए। बाहर रिया खड़ी रह गई। उसे लगा कि दरवाजे के उस पार केवल दो पुरुष नहीं, दो पीढ़ियां, दो अपराध और दो संसार आमने सामने बैठे हैं। राजीव ने बहुत देर तक बोलना शुरू नहीं किया। अंत में उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता मेरे पिता के होटल में काम करते थे। दुर्घटना हमारी लापरवाही से हुई थी। हमने कागजों में झूठ लिखवाया। मैं उस समय सब जानता था। आरव ने कोई विस्फोट नहीं किया। उसके चेहरे पर ऐसा सन्नाटा उतर आया जो क्रोध से कहीं अधिक भयानक था। मेरी मां ने जीवन भर फूल बेचे। उसने धीरे से कहा, मेरे पिता की मौत के बाद हम मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठे रहे। आप जानते थे? राजीव ने आंखें बंद कर ली। हाँ, ये हाँ। कमरे में किसी हथौड़े की तरह गिरा। आरव उठ खड़ा हुआ। उसकी मुट्ठियां कस गईं, पर आवाज अब भी धीमी थी। आपने कभी खोजा नहीं कि हम जीवित हैं या नहीं? राजीव ने कहा, मैं कायर था। पहले पिता से डरता था, फिर नाम खराब होने से, फिर अपने बच्चों की आंखों में गिरने से। आरव ने कटु मुस्कान से कहा, तो आपने एक गरीब बच्चे को पिता के बिना बड़ा होने दिया, ताकि आपकी बेटी दुनिया के सामने सिर ऊंचा रख सके। यह वाक्य सुनकर राजीव ने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं क्षमा के योग्य नहीं हूं, राजीव बोले, पर मैं सच स्वीकार करना चाहता हूं। जो मुआवजा, जो न्याय, जो सम्मान आपके पिता से छीना गया, उसे लौटाना चाहता हूं। आरव की आंखों आंसू आ गए, पर वह रोया नहीं। मरे हुए पिता को चेक से नहीं लौटाया जा सकता। उसने कहा, मां की जवानी, उनका स्वास्थ्य, उनका अकेलापन किस खाते में डालेंगे आप? राजीव चुप रहे। कुछ प्रश्नों का उत्तर धनवान आदमी के पास नहीं होता, क्योंकि उसने कभी उन्हें प्रश्न बनने ही नहीं दिया। कमरे के बाहर रिया दीवार से टिक गई। उसने पिता को हाथ जोड़ते देखा नहीं, पर उनकी टूटी आवाज सुन ली। उसके भीतर अपनी विरासत का गर्व राख बन रहा था। उसे बचपन की वे शामें याद आईं, जब राजीव उसे कहते थे कि मल्होत्रा नाम मेहनत से बना है। अब वह सोच रही थी कि मेहनत किसकी थी और नाम किसका हुआ। उसने पहली बार समझा कि कर्म केवल मंदिर में सुनी जाने वाली कथा नहीं, परिवारों की नसों में बहता हुआ ऋण है। पिता का पाप संतान के व्यवहार में छाया बनकर उतर सकता है। आरव ने अंत में कहा, मैं यहां बदला लेने नहीं आया था। मैं तो मां के इलाज और बच्चों के लिए सहायता मांगने आया था। पर शायद भगवान ने मुझे उस घर में खड़ा किया जहां मेरे पिता की आवाज दबाई गई थी। उसके शब्दों में टूटा हुआ विश्वास था। मैं अभी आपकी कोई सहायता स्वीकार करूंगा तो केवल इसलिए कि मेरी मां की सांस दांव पर है। पर याद रखिए, उनकी बीमारी आपके प्रायश्चित का मंच नहीं बनेगी। राजीव ने तुरंत कहा, मैं वचन देता हूं, कोई कैमरा नहीं, कोई घोषणा नहीं, जब तक आप स्वयं ना चाहें।
आरव ने सिर झुका लिया। उसके भीतर युद्ध चल रहा था। पिता के लिए न्याय, माँ के लिए जीवन, अपने स्वाभिमान के लिए दूरी और उन बच्चों के लिए दायित्व जिनकी सर्जरी आने वाले धन पर निर्भर थी। उसने माँ की आवाज याद की, बेटा क्रोध सही हो तो भी उसे रोटी मत बनने देना, वरना वह पेट नहीं आत्मा जलाएगा। उसने धीरे से कहा, मेरी माँ को यहां लाने की व्यवस्था कीजिए, बाकी सच से भागिए मत। राजीव ने पहली बार किसी सौदे की नहीं, दंड की तरह राहत महसूस की। रात बढ़ती गई। बनारस अस्पताल से समाचार आया कि सावित्री को स्थिर कर दिया गया है। सुबह निजी चिकित्सा विमान उन्हें गोवा लाएगा, पर डॉक्टर ने चेतावनी दी कि यात्रा जोखिमपूर्ण है। आरव ने फोन पर मां की कमजोर आवाज सुनी, बेटा। सावित्री ने टूटी सांसों में कहा, तू रोया तो मैं डांटूंगी। आरव दीवार की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। मां, मैं यही हूं, उसने कहा। सावित्री ने धीमे से पूछा, समुद्र देखा? आरव की आंखों से आंसू गिर पड़े। नहीं मां, अभी नहीं, तुम्हारे साथ देखूंगा। फोन कटने के बाद रिया ने पहली बार सावित्री को मन में देखा। एक ऐसी स्त्री जिसे उसने कभी नहीं जाना, पर जिसका टिफिन ने सुबह अपमानित किया था। उसे लगा कि वह उस मां से भी क्षमा की ऋणी है। उसने फोन से सभी सोशल मीडिया सूचनाएं बंद कर दी। कबीर ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कल प्रेस कवरेज बड़ा होगा। रिया ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, कल कोई प्रेस नहीं होगा। कम से कम एक दिन के लिए हमारा घर मनुष्य की तरह व्यवहार करेगा, ब्रांड की तरह नहीं। कबीर ने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी अनजान भाषा में बोल रही हो। सुबह से पहले राजीव ने अपने पुराने अभिलेख मंगवाए। धूल भरी फाइलों में मोहन प्रकाश का नाम मिल गया। दुर्घटना रिपोर्ट, झूठा बयान, नगण्य मुआवजा और कंपनी के हस्ताक्षर। उन्होंने फाइल खोली तो कागज से अधिक अपनी आत्मा की दुर्गंध महसूस हुई। रिया उनके पास बैठी थी। उसने कहा, पापा इस छिपाइए मत। राजीव ने उसकी ओर देखा, तुम्हें मुझसे घृणा हो रही होगी। रिया ने बहुत देर बाद कहा, मुझे उस आदमी से घृणा है जो आप थे, पर शायद आज आप पहली बार मेरे पिता बनने की कोशिश कर रहे हैं। यह वाक्य राजीव को रुला गया। वह वर्षों बाद अपनी बेटी के सामने रोए। धन ने उन्हें बहुत कुछ दिया था, पर रोने की स्वतंत्रता छीन ली थी। उन्होंने कहा, मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार करूंगा। रिया ने धीरे से पूछा, क्या आप सचमुच करेंगे? जब शेयर गिरेंगे, लोग से सवाल पूछेंगे और हमारा नाम कीचड़ में आएगा। राजीव ने कांपते हाथ से फाइल बंद की। यदि नाम किसी निर्दोष की हड्डी पर खड़ा है तो उसका कीचड़ में आना ही शुद्धि है। रिया ने पहली बार पिता के चेहरे पर शर्म से जन्मी गरिमा देखी। उधर आरव अस्पताल के छोटे प्रार्थना कक्ष में बैठा था। सामने क्रॉस था, बगल में गणेश जी की छोटी मूर्ति और दीवार पर मरियम की तस्वीर। उसे लगा, पीड़ा सभी धर्मों को एक ही भाषा सिखा देती है। उसने आंखें बंद कर कहा, भगवान मुझे मां को बचाने की शक्ति देना और सच को ढोने की भी। मुझे इतना कठोर मत बनाना कि मैं मनुष्य होना भूल जाऊं, पर इतना कमजोर भी मत बनाना कि अन्याय को क्षमा समझ बैठूं। उसकी प्रार्थना में बदला नहीं था, पर न्याय की धीमी अग्नि थी। सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी तो समुद्र पर धुंध तैर रही थी। आरव प्रार्थना कक्ष से बाहर आया। रिया वहां खड़ी थी, हाथ में वही कागजी नाव लिए जो बच्चे ने आरव को दी थी। यह आपकी कुर्सी के पास रह गई थी, उसने कहा। आरव ने नाव ले ली। दोनों कुछ क्षण चुप रहे। फिर रिया बोली, मैं नहीं चाहती कि आप मुझे अभी क्षमा करें। शायद मैं उसके योग्य भी नहीं, पर मैं चाहती हूं कि आप मुझे झूठ से बाहर निकलते हुए देखें। आरव ने धीरे से कहा, झूठ से बाहर निकलना कठिन है, वहां रोशनी कम, जवाब ज्यादा मिलते हैं। दूर से डॉक्टर मीरा की आवाज आई। बनारस से विमान उड़ चुका था। सावित्री गोवा आ रही थी। आरव ने आंखें उठाकर आकाश की ओर देखा, वही आकाश जिसके नीचे उसके पिता अन्याय में गिराए गए। उसी आकाश में अब मां को बचाने की आशा उड़ रही थी। कर्म का चक्र कैसा विचित्र होता है। कभी वही शहर जिसने एक परिवार से सब छीन लिया था, उसी परिवार को जीवन लौटाने की परीक्षा में खड़ा हो जाता है। आरव ने गहरी सांस ली। आज केवल मन नहीं आ रही थी, उनके साथ छिपा हुआ इतिहास भी उतरने वाला था। विमान के उतरने से पहले ही अस्पताल के बाहर सुबह की रोशनी बेचैन चेहरों पर फैल चुकी थी। आरव गेट के पास खड़ा था, जैसे उसकी देह पत्थर बन गई हो और भीतर का हर रक्तकण आकाश की ओर दौड़ रहा हो। डॉक्टर मीरा ने सारी व्यवस्था कर दी थी। नर्सें स्ट्रेचर लिए तैयार थी और राजीव कुछ दूरी पर खड़े होकर हर अधिकारी से धीमे स्वर में बात कर रहे थे। रिया ने पहली बार किसी सुविधा को शक्ति नहीं, जिम्मेदारी की तरह देखा। आज धन केवल रास्ता खोल सकता था, दर्द पार नहीं करा सकता था।
जब चिकित्सा विमान का दरवाजा खुला और सावित्री को स्ट्रेचर पर उतारा गया, आरव की सारी स्थिरता टूट गई। वह आगे बढ़ा, पर डॉक्टर ने हाथ से संकेत किया कि दूरी रखे, क्योंकि ऑक्सीजन और मॉनिटर जुड़े थे। सावित्री का चेहरा पीला था, बिंदी हल्की तिरछी हो गई थी, बालों में सफेदी पसीने से चिपकी थी। फिर भी उनकी आंखें खुली तो सबसे पहले बेटे को खोजने लगी। आरव ने झुककर कहा, मां, मैं यहीं हूं। सावित्री की सूखी पलकें कांपी, जैसे किसी ने मृत्यु की अंधेरी देरी पर दीपक रख दिया हो। सावित्री ने बहुत कठिनाई से हाथ उठाने की कोशिश की। आरव ने तुरंत अपना माथा उनके हाथ के पास झुका दिया। उनकी उंगलियां कमजोर थीं, पर स्पर्श में वही पुराना आशीर्वाद था जिसने उसे भूख, अपमान और अकेलेपन से पार कराया था। उन्होंने फुसफुसाकर पूछा, समुद्र। आरव की आंखों में आंसू भर आए। तुम ठीक हो जाओ, फिर साथ देखेंगे, उसने कहा। डॉक्टर मीरा ने उसे पीछे हटाया और स्ट्रेचर भीतर ले जाया गया। वह वहीं खड़ा रह गया, जैसे मां को ले जाते गलियारे ने उसका हृदय भी अपने साथ खींच लिया हो। रिया ने यह दृश्य देखा तो उसके भीतर की सारी बनावटी दुनिया और भी दूर हो गई। उसने कभी अपनी मां का हाथ इस तरह नहीं पकड़ा था, कभी किसी संबंध को इतनी भयभीत श्रद्धा से नहीं देखा था। उसके घर में बीमारी भी निजी कमरे, विशेष नर्स और चुप्पी से ढक दी जाती थी, पर यहां दर्द खुला था, सच्चा था और इसलिए अधिक पवित्र था। वह आगे बढ़ी, फिर रुकी। उसे लगा कि आरव के दुख के निकट जाने से पहले उसे अपने अहंकार के जूते उतारने होंगे, जैसे मंदिर में प्रवेश से पहले उतारे जाते हैं। डॉक्टर मीरा ने जांच के बाद बताया कि स्थिति नाजुक है, पर ऑपरेशन की संभावना बनी हुई है। हृदय की एक जटिल प्रक्रिया करनी होगी, जिसके लिए विशेष टीम, उपकरण और तुरंत निर्णय की आवश्यकता थी। आरव ने एक क्षण में खर्च, जोखिम और मां की सहन शक्ति सब सोच लिया। उसके चेहरे पर वही असहाय गणित उभर आया, जिसे गरीब परिवार अस्पतालों में सीखते हैं। कितना पैसा, कितनी उम्मीद, कितनी देर। राजीव ने तुरंत कहा कि सारे खर्च की जिम्मेदारी वे लेंगे। आरव ने उनकी ओर देखा, पर इस बार उसकी आंखों में केवल अस्वीकार नहीं, थकी हुई व्यवस्था थी। मैं आपकी दया नहीं चाहता, आरव ने धीमे कहा। राजीव ने सिर झुका लिया। यह दया नहीं, ऋण है। आरव का चेहरा कठोर हो गया। ऋण पिता का था, मां की बीमारी का नहीं। कृपया उन्हें अपने अपराध का प्रमाण मत बनाइए। कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर मीरा ने बहुत नरम स्वर में कहा, आरव, सपनों से साल रही होगी, अभी निर्णय जीवन का है, न्याय अपनी जगह रहेगा। आरव ने मां की रिपोर्ट पर नजर डाली और धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। उसके भीतर स्वाभिमान और पुत्र धर्म एक दूसरे से रक्तरंजित होकर लड़ रहे थे। रिया ने आगे आकर कहा, खर्च हमारे नाम से मत लीजिए, अस्पताल के आपातकालीन कोष से कीजिए, जिसे मैं अभी बिना घोषणा के भर दूंगी। कोई बोर्ड, कोई प्रेस नोट, कोई फोटो नहीं। आरव ने उसे देखा। यह वही लड़की थी जिसने सुबह व्यवस्था की भाषा में उसे छोटा साबित करना चाहा था, पर अब वो व्यवस्था को चुपचाप उसके पक्ष में मोड़ना चाहती थी। फिर भी विश्वास तुरंत जन्म नहीं लेता। आरव ने केवल पूछा, क्यों? रिया की आंखें भर आईं। क्योंकि पहली बार कुछ सही करना चाहती हूं, बिना यह पूछे कि लोग क्या देखेंगे। उस उत्तर में अभिनय नहीं था। आरव ने डॉक्टर मीरा की ओर देखा। मीरा ने कहा, जिसकी उम्र करीब 77 साल रही होगी, हम प्रक्रिया शुरू करते हैं, कागजों पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए। हस्ताक्षर करते समय आरव के हाथ कांपे। उसे लगा हर अक्षर के साथ वह मां को मृत्यु और जीवन के बीच किसी अज्ञात पुल पर भेज रहा है। उसने बचपन में अनेक बार मां को कठिन निर्णय लेते देखा था। आज दाल बने या दवा खरीदी जाए, फीस भरी जाए या किराया। आज पहली बार निर्णय उसके हाथ में था और उसे समझ आया कि त्याग की असली पीड़ा निर्णय लेने वाले की छाती में रहती है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर प्रतीक्षा शुरू हुई। समय वहां घड़ी से नहीं, मॉनिटर की बीप, नर्सों के चल और दरवाजे के खुलने बंद होने से मापा जाता था। आरव फर्श पर बैठ गया, पीठ दीवार से टिकाए। राजीव सामने की कुर्सी पर बैठे थे, पर बैठना उन्हें अधिकार जैसा लग रहा था। कुछ देर बाद वे भी कार जैसा लग हो गए। रिया ने चुपचाप मंदिर से लाई छोटी तुलसी की पत्ती और अस्पताल के प्रार्थना कक्ष की मोमबत्ती एक मेज पर रखी। उसे नहीं मालूम था कौन सा देवता सुनता है, पर आज उसे सभी की जरूरत थी। कबीर अस्पताल पहुंचा तो उसके हाथ में फोन और चेहरे पर चिंता से अधिक रणनीति थी। उसने रिया को किनारे ले जाकर कहा, यह सब छिपाने से नुकसान होगा। अगर हम सही तरीके से कहानी बताएं तो परिवार की छवि सुधर सकती है। गरीब मां, पुराना अन्याय, प्रायश्चित, मीडिया इसे बहुत भावुक ढंग से लेगा।
रिया ने उसकी ओर ऐसा देखा जैसे वो किसी मृत आत्मा की भाषा बोल रहा हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने पूछा। कबीर ने कंधे उचकाए। दुनिया ऐसी ही चलती है। रिया ने पहली बार स्पष्ट कहा तो दुनिया गलत चलती है। कबीर हंस पड़ा, पर हंसी जल्द ही रुक गई। रिया ने उसका फोन लेकर उसमें खुले ड्राफ्ट संदेश देखे। मल्होत्रा परिवार ने की महान मानवीय पहल। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने संदेश मिटाया और फोन वापस कर दिया। आज से मेरी अनुमति के बिना कोई बयान नहीं जाएगा, उसने कहा। कबीर ने ताना मारा, तुम संत बन गई हो। रिया ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, शायद पहली बार इंसान बनने की कोशिश कर रही हूं। यह वाक्य सुनते ही आरव ने दूर से उसकी ओर देखा, पर कुछ नहीं कहा। उसके भीतर भी एक छोटी सी दीवार हिली थी। घंटे बीतते गए। ऑपरेशन लंबा था। आरव ने कुछ नहीं खाया। डॉक्टर मीरा की सहायक ने चाय लाई, पर उसने कप हाथ में लेकर भी नहीं पिया। रिया ने धीरे से कहा, आपकी माँ ने आपके लिए खाना बांधा था, आपने खाया था। आज अगर वे जागेंगी और जानेंगी कि आपने कुछ नहीं खाया तो डांटेंगी। आरव ने पहली बार हल्की मुस्कान जैसी चीज दिखाई, पर वे तुरंत दर्द में बदल गई। माँ की डांट भी दवा जैसी होती है, उसने कहा। रिया ने उत्तर दिया, मुझे शायद कभी ऐसी डांट की कीमत समझ नहीं आई। प्रतीक्षा के बीच श्यामा काकी का फोन आया। पूरा मोहल्ला बनारस में मंदिर के बाहर दिया जला रहा था। किसी ने गंगा में फूल छोड़े, किसी ने हनुमान चालीसा पढ़ी, किसी ने सिर्फ सावित्री का नाम लेकर रोया। आरव सुनता रहा और उसका हृदय भरता गया। जिन लोगों के पास धन नहीं था, उन्होंने प्रार्थना भेजी थी, और प्रार्थना कभी गरीब नहीं होती। उसने फोन से स्पीकर पर रखा। अस्पताल के कोने में बैठे सब ने उन दूर की आवाजों को सुना। रिया को लगा कि समुदाय वह चीज है जिसे उसके महलों में कभी जगह नहीं मिली। दोपहर के बाद डॉक्टर मीरा बाहर आईं। उनके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में आशा की रेखा थी। प्रक्रिया कठिन थी, उन्होंने कहा, पर अभी तक सफल है। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आरव ने दीवार पकड़ ली। वह रोना नहीं चाहता था, पर शरीर ने उसकी मर्यादा नहीं मानी। आंसू बह निकले। उसने दोनों हाथ जोड़कर मीरा के चरणों की ओर झुकना चाहा, पर उन्होंने रोक लिया। मां को बचाने की लड़ाई अभी जारी है, उन्होंने कहा। आरव ने सिर हिलाया, जैसे उसे फिर से सांस लेने की अनुमति मिल गई हो। राजीव की आंखों में राहत आई, पर उसके साथ अपराध और भारी हो गया। उन्होंने सोचा, यदि पैसा, संपर्क और शक्ति किसी जीवन को बचा सकते हैं, तो वर्षों पहले मोहन को क्यों नहीं बचाया गया? उत्तर उन्हें पता था, क्योंकि तब उस जीवन की कीमत उनके लाभ से कम आंकी गई थी। वे आरव के पास आए और बोले, मैं आज शाम प्रेस को बुलाकर सच स्वीकार करूंगा। आरव ने तुरंत कहा, मेरी मां आईसीयू में है, अभी आपका सत्य भी प्रतीक्षा करेगा। राजीव ने सिर झुका लिया। उसने समझ लिया कि प्रायश्चित भी पीड़ित की गति से चलना चाहिए। रिया आईसीयू के कांच के बाहर सावित्री को देखती रही। मशीनों के बीच वह छोटी सी लग रही थी, पर उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। रिया को याद आया कि उसने आरव के टिफिन की गंधखोरी ली थी। वही टिफिन अब उसके मंदिर का प्रसाद बन गया था। वही टिफिन अब उसके मन में मंदिर का प्रसाद बन गया था। उसने अस्पताल की कैंटीन से साधारण खिचड़ी मंगाई और आरव के सामने रखी। कृपया थोड़ा खा लीजिए, उसने कहा। आरव ने देखा, खिचड़ी स्टील की कटोरी में थी। उसे माँ का घर याद आया। उसने धीरे धीरे एक चम्मच खाया। उस छोटी क्रिया में कोई नटके क्षमा नहीं थी, पर रिया के लिए वही एक संकेत था कि शायद वह पूरी तरह बाहर नहीं धकेली गई। वह उसके सामने बैठी नहीं, थोड़ी दूरी पर खड़ी रही। उसे अब दूरी का अर्थ समझ में आ रहा था। हर दुख में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती। कुछ दुखों के बाहर जूते उतारकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आरव ने आधी कटोरी खाकर कहा, धन्यवाद। रिया ने उत्तर नहीं दिया। वह जानती थी कि यह शब्द उसके लिए पुरस्कार नहीं, जिम्मेदारी है। शाम को रिया ने अपना फोन खोला और हवाई अड्डे की घटना के बारे में लिखना शुरू किया। कबीर ने रोकना चाहा, पर उसने हाथ उठा दिया। उसने लिखा कि उसने एक अजनबी को उसके कपड़ों, थैले और भोजन से आंका, और वो अजनबी उससे कहीं बड़ा निकला। उसने किसी का नाम नहीं लिखा, कोई फोटो नहीं लगाई, कोई आंसू भरा चित्र नहीं बनाया। उसने लिखा कि विशेषाधिकार मनुष्य को अंधा बना सकता है, और वह अपनी अंधता स्वीकार करती है, और वह अपनी अंधता स्वीकार चुकती थी। पोस्ट उसके हाथ कांपे, पर फिर उसने बटन दबा दिया। कुछ ही मिनटों में प्रतिक्रियाएं आने लगी। कुछ लोगों ने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की, कुछ ने उसे पाखंडी कहा, कुछ ने पुराने वीडियो और तस्वीरें निकालकर उसका मजाक उड़ाया। कबीर ने घबराकर कहा कि यह ब्रांड संकट बन सकता है। रिया ने पहली बार जनता की निंदा से भागने की इच्छा दबा दी।
कभी कभी अपमान दंड नहीं, शुद्धि होता है। उसने कहा। उसके भीतर जो शर्म थी वह अब छिपना नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि दुनिया उसे गिरता हुआ देखे, ताकि शायद वह सच में उठना सीख सके। आरव ने पोस्ट बाद में देखी। वह लंबे समय तक स्क्रीन को देखता रहा। उसमें उसका नाम नहीं था, इसलिए उसकी मां की निजता सुरक्षित थी। उसमें रिया ने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की थी। फिर भी वे तुरंत नरम नहीं हुआ। उसने फोन बंद कर दिया। इंसान का बदलना अच्छा है, पर जिसे चोट मिली हो उसे तालियां बजाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। वह आईसीयू के पास बैठ गया और मां के पैरों की ओर देखता रहा। उसे लगा इस दुनिया में क्षमा सबसे कठिन सेवा है, क्योंकि उसमें अपने ही घाव को हाथ से छूना पड़ता है। रात को सावित्री ने थोड़ी देर के लिए आंखें खोली। आरव को पास आने की अनुमति मिली। वह मास्क के पार बहुत धीमे बोली, डर गया था। आरव ने झुककर कहा, बहुत। सावित्री की आंखों में हल्की मुस्कान आई। डर अच्छा है। आंखों में हल्की मुस्कान आई। डर अच्छा है बेटा, जो प्रेम करता है वही डरता है। आरव ने उनका हाथ पकड़ा। वे कुछ क्षण बाद बोली, यह लड़की कौन है? आरव ने पीछे देखा। रिया दूर खड़ी थी, हाथ जुड़े, आंखें झुकी हुई। आरव ने कहा, एक यात्री माँ रास्ता सीख रही है। सावित्री ने रिया को इशारे से पास बुलाया। रिया कांपती हुई आगे आई। उसने कुछ बोलना चाहा, पर आवाज नहीं निकली। सावित्री ने उसकी ओर देखा, जैसे बहुत कुछ जानती हो। बेटी, उन्होंने धीमे कहा, गरीब को जब कोई नीचा देखता है तो उसे भूख से ज्यादा दर्द होता है। भूख पेट में रहती है, अपमान आत्मा में। रिया के आंसू बह निकले। उसने सावित्री के पैरों को छूने की कोशिश की, पर तारों और मशीनों के कारण रुक गई। सावित्री ने बस आंखों से आशीर्वाद दिया। वह आशीर्वाद रिया के लिए सबसे कठोर दंड था। आरव ने मां की बात सुनी तो उसके भीतर की गांठ और कस गई, पर उसी गांठ में से करुणा की पतली धारा भी निकली। सावित्री ने फिर कहा, जिसे अपनी गलती दिख जाए उसे पत्थर मत बनाना। पत्थर से मंदिर भी बनता है, पर पहले चोट खानी पड़ती है। आरव ने मां की आंखों में देखा। वह समझ गया कि यह स्त्री मृत्यु के द्वार से लौटकर भी बेटे को नफरत से बचा रही है। उसे लगा मां का हृदय डॉक्टरों ने नहीं, उनकी करुणा ने जीवित रखा है। वह चुपचाप बाहर चला गया। अगली सुबह राजीव ने वकीलों, ट्रस्टियों और अस्पताल प्रशासन को बुलाया। उन्होंने मोहन प्रकाश की दुर्घटना की फाइल के लिए खोलेंगे और कहा कि वे इसे सार्वजनिक जान मजदूरों, मल्होत्रा सम उनके परिवारों के लिए स्वतंत्र क्षतिपूर्ति कोष बनाएगा, जिसका संचालन परिवार नहीं बाहरी सामाजिक प्रतिनिधि करेंगे। कबीर ने विरोध किया, यह कानूनी आत्महत्या है। राजीव ने शांत स्वर में कहा, नहीं, यह वह मृत्यु है जो बहुत पहले होनी चाहिए थी, मेरे झूठ की मृत्यु। रिया ने पहली बार पिता के कंधे पर हाथ रखा। आरव ने यह सब सुना, पर उसने कोई उत्साह नहीं दिखाया। उसने कहा, कागज पर कोष बनाना आसान है, उन घरों तक जाना जहां आपके नाम से बद्दुआ जुड़ी है कठिन होगा। राजीव ने सिर हिलाया, मैं जाऊंगा। आरव ने पूछा, जब वे आपको अपमानित करेंगे? राजीव ने कहा, तो सुनूंगा। कमरे में बैठे लोग चुप हो गए। यह कोई व्यावसायिक घोषणा नहीं थी, यह एक आदमी की देर से शुरू हुई तपस्या थी। फिर भी आरव जानता था कि तपस्या की अग्नि शब्दों से नहीं, निरंतर कर्म से प्रमाणित होती है। शाम को सावित्री की हालत थोड़ी स्थिर हुई। डॉक्टरों ने कहा, खतरा अभी टला नहीं, पर आशा बढ़ी है। आरव उन्हें कांच के पार देखकर बाहर आया तो रिया समुद्र की दिशा वाले बरामदे में खड़ी थी। उसने कहा, मैंने कभी समुद्र को सच में नहीं देखा, बस तस्वीरों में पृष्ठभूमि की तरह इस्तेमाल किया। आरव उसके पास जाकर खड़ा हुआ, पर दूरी बनाए रखी। लहरें अंधेरे में चांदी की रेखाओं जैसी टूट रही थी। समुद्र उन लोगों जैसा है जिन्हें हम साधारण समझते हैं, आरव ने कहा, ऊपर से शांत भीतर से था। रिया ने धीरे से पूछा, क्या कभी आप मुझे क्षमा कर पाएंगे? आरव ने बहुत देर तक उत्तर नहीं दिया, फिर बोला, क्षमा कोई दरवाजा नहीं जिसे एक दिन खोल दिया जाए, वह रास्ता है। मैं अभी रास्ते पर खड़ा भी नहीं हुआ हूं। रिया ने सिर झुका लिया, पर इस बार उसे चोट के साथ समझ भी मिली। मैं प्रतीक्षा करूंगी, उसने कहा। आरव ने उसकी ओर देखा। मेरी प्रतीक्षा मत कीजिए, अब भीतर जो बदलना है उसे उत्तर पर निर्भर मत रखिए। यह सुनकर रिया ने पहली बार क्षमा को अधिकार नहीं, साधना की तरह समझा। रात गहरी हुई तो अस्पताल के प्रार्थना कक्ष में फिर दीपक जलाया गया। आरव ने मां के लिए, पिता की आत्मा के लिए और अपने भीतर पल रहे क्रोध के लिए प्रार्थना की। रिया ने दूर बैठकर आंखें बंद की। राजीव ने मोहन की फाइल अपनी गोद में रखी, जैसे वो किसी मृतक की अस्थियां हो। बाहर समुद्र अपनी अनंत लय में था। गोवा, जो सुबह तक रिया के लिए उत्सव था,
अब एक तपोभूमि बन चुका था। यहाँ कोई छुट्टी मनाने नहीं आया था, सब अपने अपने कर्मों का सामना करने आए थे। तीसरे दिनों में करीब साल रही होगी, पर अस्पताल का हर चेहरा जानता कि स्थिरता और सुरक्षा एक ही बात नहीं होती। आरव आईसीयू के बाहर बैठा था। रात भर की जाग से उसकी आंखें लाल थी। रिया चुपचाप कैंटीन से चाय लेकर आई, पर उसने कप उसके सामने रखकर पीछे हट जाना सीखा था। अब वह सहायता को निकटता का अधिकार नहीं समझती थी। डॉक्टर मीरा ने आकर कहा, आज उनसे थोड़ी देर बात हो सकती है। यह सुनते ही आरव की थकी देह में जैसे फिर प्राण लौट आए। सावित्री को निजी कमरे में शिफ्ट किया गया तो खिड़की से दूर समुद्र की हल्की रेखा दिखाई देती थी। मशीनें अभी भी थीं, पर मृत्यु का भय थोड़ा पीछे हट गया था। आरव ने मां के तकिए को ठीक किया। सावित्री ने उसकी ठुड्डी छूकर कहा, बहुत दुबला हो गया है मेरा बेटा। आरव हंसना चाहता था, पर गला भर आया। उसने कहा, तुम ठीक हो जाओ, फिर खिलाना। सावित्री ने धीमे उत्तर दिया, मां की रसोई शरीर से नहीं मन से चलती है। मैं जब तक हूं तुझे भूखा नहीं रहने दूंगी। रिया दरवाजे पर खड़ी थी। सावित्री ने उसे फिर पास बुलाया। रिया ने हाथ जोड़ दिए और बोली, मां जी, मैंने आपके बेटे का अपमान किया था, उसके भोजन का भी मुझे क्षमा कर दीजिए। सावित्री ने बहुत देर तक उसे देखा। क्षमा मांगना आसान नहीं होता बेटी, उन्होंने कहा, क्योंकि उसमें घुटनों से पहले अहंकार टूटता है। पर याद रख, गरीब आदमी को रोटी दे देना दान है, उसे सम्मान दे देना धर्म है। रिया रो पड़ी। सावित्री ने कांपते हाथ से उसके सिर पर आशीर्वाद रखा। उसी दोपहर राजीव आरव के सामने दस्तावेज लेकर आए। उन्होंने कहा कि मोहन प्रकाश की दुर्घटना से जैसे जुड़े सारे अभिलेख स्वतंत्र आयोग को दिए जाएंगे। मल्होत्रा समूह पीड़ित मजदूर परिवारों के लिए क्षतिपूर्ति कोष बनाएगा और पुराने निर्माण स्थलों की सुरक्षा जांच सार्वजनिक करेगा। आरव ने कागज देखे, पर उसके चेहरे पर विजय नहीं आई। आप ये मेरे लिए नहीं, उनके लिए कीजिए जिनके नाम आपकी फाइलों में भी नहीं बचे, उसने कहा। राजीव ने सिर झुका लिया। धनवान आदमी पहली बार गिनती से बाहर छूटे मनुष्यों का भार महसूस कर रहा था। शाम को प्रेस बुलाया गया, पर आरव और सावित्री के नाम बिना अनुमति के नहीं लिए गए। राजीव मंच पर खड़े हुए तो उनके सामने कैमरे थे, पर इस बार वह कैमरों के लिए नहीं बोल रहे थे। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी कंपनी ने वर्षों पहले एक मजदूर दुर्घटना में नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी से प्लान किया था। आवाज कई बार टूटी, फिर भी उन्होंने झूठ को वाक्यों में छिपाया नहीं। कबीर पीछे खड़ा परेशान था, पर रिया शांत थी। उसे लगा प्रतिष्ठा गिर रही है, पर शायद पहली बार आत्मा उठ रही है। समाचार फैलते ही शहर में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने राजीव को साहसी कहा, कुछ ने अपराधी। शेयर बाजार, वकील, पत्रकार, विरोधी दल, सबने अपना अपना हिसाब शुरू कर दिया। पर बनारस की संकरी गली में श्यामा काकी ने सावित्री के घर के सामने दिया जलाकर कहा, मोहन की आत्मा ने आज सुना होगा। गंगा पर फूल बहाए गए। कोई उत्सव नहीं था, केवल देर से आई स्वीकृति थी। न्याय अधूरा था, पर झूठ का पहला पत्थर हट चुका था, और कभी कभी रास्ता इसी से शुरू होता है। कुछ दिन बाद सावित्री को व्हीलचेयर पर बैठाकर समुद्र दिखाने ले जाया गया। डॉक्टर मीरा ने अनुमति दी, पर सावधानी की शर्त के साथ। सुबह का समय था, भीड़ कम थी और आकाश हल्का गुलाबी। आरव ने मां के कंधे पर शॉल रखी। सावित्री ने लहरों को देखा तो उनकी आंखों में बच्चे जैसी चमक आई। इतना जल, उन्होंने फुसफुसाकर कहा, और आदमी फिर भी प्यासा रहता है। आरव उनके पैरों के पास बैठ गया। उसे लगा इस क्षण के लिए उसकी सारी यात्राएं, सारे अपमान, सारे संघर्ष सार्थक हो गए। रिया थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। उसने कोई तस्वीर नहीं ली। उसके हाथ खाली थे, और पहली बार खाली हाथ होना उसे अच्छा लग रहा था। सावित्री ने उसे इशारे से पास बुलाया। समुद्र देख रही हो? उन्होंने पूछा। रिया ने सिर हिलाया। लहर ऊंची हो तो लोग उसे देखते हैं, पर वह किनारे पर आकर झुकती ही है। मनुष्य भी जितना ऊंचा जाए उतना झुकना सीख ले तो टूटता नहीं। रिया ने यह वाक्य अपने भीतर ऐसे रखा जैसे कोई मंत्र। उसे मालूम था उसका परिवर्तन अभी शुरू भर हुआ है। राजीव भी वहां आए, पर उन्होंने दूरी बनाए रखी। सावित्री ने उन्हें देखा। कुछ क्षणों तक समुद्र की आवाज ही बोलती रही। फिर उन्होंने कहा, आप मेरे पति को वापस नहीं ला सकते। राजीव की आंखें भर आईं। उन्होंने हाथ जोड़ दिए। मुझे मालूम है, वे बोले। सावित्री ने धीमे स्वर में कहा, पर आप किसी और मोहन को मरने से बचा सकते हैं। वही कीजिए। मेरे घर की राख से अपने लिए माला मत बनाइए, उससे किसी और का चूल्हा जलाइए। राजीव घुटनों के बल बैठ गए।
आरव ने यह देखा तो उसके भीतर तूफान उठा। पिता की स्मृति, माँ का त्याग, राजीव का अपराध, रिया का पश्चाताप, सब एक साथ बहने लगे। वह राजीव को उठाने आगे बढ़ा, फिर रुक गया। सावित्री ने बेटे की ओर देखा और कहा, बेटा, क्षमा का अर्थ भूलना नहीं है। इसका अर्थ है कि तू अपने भीतर उस आदमी को जगह न दे जिसने तुझे दुख दिया, नहीं तो वह तेरे घर से अधिक तेरे मन पर अधिकार कर लेगा। आरव की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसे लगा मां आज भी उसे जन्म दे रही है। कुछ सप्ताह में मल्होत्रा ओशन पैलेस के एक हिस्से को बच्चों के पुनर्वास केंद्र में बदलने के निर्णय हुआ। समुद्र की ओर खुलते वही कमरे जहां कभी केवल महंगे मेहमान ठहरते थे। सामसित साल रही होगी। अब ऑपरेशन के बाद स्वस्थ होते गरीब बच्चों और उनके परिवारों के लिए आरक्षित किए गए। नाम रख गया मोहन सावित्री आरोग्य सदन। आरव ने पहले विरोध किया क्योंकि उसे लगा यह स्मृति का प्रदर्शन हो सकता है, पर सावित्री ने कहा, नाम पत्थर पर नहीं, काम में जीवित रहना चाहिए। यदि सच में बच्चे सांस लेंगे तो नाम स्वीकार है। उद्घाटन के दिन कोई भव्य सजावट नहीं हुई, केवल छोटे दीप, नारियल, केले के पत्ते और अस्पताल के बच्चों की हंसी थी। राजीव ने रिबन काटने से मना किया। उन्होंने कैंची एक मजदूर विधवा को दी जिसके पति को पुराने निर्माण हादसे में चोट लगी थी। वह स्त्री कांपते हाथों से रिबन काटते हुए रो पड़ी। आरव ने देखा कि दामोदर पीछे खड़ा मंत्र बुदबुदा रहा था। रिया बच्चों के लिए चप्पलें बांट रही थी, पर हर बच्चे से उसका नाम पूछती और उत्तर याद रखने की कोशिश करती। सेवा अब उसके लिए दृश्य नहीं, अभ्यास थी। मुसब साल रही होगी। कबीर परिवार से दूर हो गया था। उसे यह सब व्यापार की बर्बादी लगता था। उसने कई बार कहा कि भावुकता से साम्राज्य नहीं चलते। रिया ने शांत उत्तर दिया, जो साम्राज्य मनुष्यता से नहीं चलता वह खंडहर बनने योग्य है। यह वाक्य उसके भीतर महीनों की साधना से निकला था। वह अब भी गलतियां करती, कभी अधीर होती, कभी अपने पुराने अभिमान को लौटते महसूस करती, पर हर बार सावित्री का वाक्य याद करती, सम्मान देना धर्म है। परिवर्तन कोई चमत्कार नहीं था, वह रोज का कठिन श्रम था। सावित्री धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी, पर उनका शरीर पहले जैसा नहीं हुआ। डॉक्टर मीरा कहती कि सावधानी जरूरी है। आरव उन्हें बनारस ले जाना चाहता था। उन सबसे साल रही होगी, पर सावित्री कुछ समय गोवा में रहना चाहती थी। यहाँ तेरे पिता का दुख पड़ा था, उन्होंने कहा, अब यहाँ कुछ बच्चों की हंसी रह जाने दे। आरव ने उनकी इच्छा मान ली। वह सुबह पुनर्वास केंद्र जाता, दोपहर अस्पताल की फाइलें देखता, शाम माँ को समुद्र किनारे ले जाता। हर शाम लहरें आती और वह महसूस करता कि दर्द भी निरंतरता में धीरे धीरे आकार बदलता है। एक दिन सावित्री ने आरव से पूछा, तूने रिया को क्षमा किया? आरव चुप रहा। उसने समुद्र पर डूबते सूरज को देखा। मैं कोशिश कर रहा हूं, उसने कहा। सावित्री मुस्कुराई। कोशिश ही मनुष्य को देवता से अधिक सुंदर बनाती है। देवता तो पूर्ण होते हैं बेटा, मनुष्य टूटकर भी करुणा चुनता है। आरव ने मां का हाथ थाम लिया। उस रात उसने पहली बार रिया से बिना किसी दूरी के कहा, तुमने मां को सम्मान दिया, इसके लिए धन्यवाद। रिया ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में राहत नहीं, विनम्रता थी। कुछ महीनों बाद मोहन प्रकाश की दुर्घटना पर आधिकारिक रिपोर्ट फिर खुली। कई और मजदूर परिवार सामने आए। राजीव ने अदालत में बयान दिया, दंड स्वीकार किया और कंपनी के कई हिस्से मजदूर सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कोष में दिए। लोग अब भी बहस करते रहे कि यह सच्चा प्रायश्चित था या देर से आया डर। आरव ने किसी चर्चा में भाग नहीं लिया। वह जानता था कि समाज को निर्णय का अधिकार है। उसके लिए महत्वपूर्ण यह था कि अब कोई गरीब कागजों में झूठा दोषी लिखकर चुप न कराया जाए। सावित्री का अंत अचानक नहीं, दीपक की लौ की तरह शांत आया। एक शाम समुद्र देखते हुए उन्होंने आरव से कहा, अब मुझे गंगा की याद आ रही है। आरव समझ गया। उन्हें बनारस लाया गया। घर वही छोटा था, पर अब उसमें अलग प्रकाश था। कुछ दिन बाद भोर में जब मंदिर की घंटियां बज रही थी और बाहर दूध वाला आवाज लगा रहा था, सावित्री ने बेटे का हाथ पकड़ा, गंगा जल की बूंद ली और बहुत धीमे कहा, किसी को छोटा मत देखना। फिर उनकी सांस जैसे किसी शांत नदी में विलीन हो गई। अंतिम संस्कार के दिन गंगा किनारे बहुत लोग आए। वे बच्चे भी आए जिनके सीने पर जीवन के निशान थे। डॉक्टर मीरा आई, रिया आई, राजीव आए और दामोदर लाठी टेकते हुए पहुंचा। आरव ने मां की चिता को अग्नि दी तो उसके भीतर से एक युग उठकर राख हो गया। रिया दूर खड़ी रो रही थी। वह जानती थी कि सावित्री ने उसे क्षमा दी थी, पर वह क्षमा अब उसकी परीक्षा थी। राजीव ने राग की ओर देखकर मन ही मन मोहन से क्षमा मांगी। गंगा बहती रही, सब सुनती हुई, कुछ न कहती हुई।
महीनों बाद आरव फिर गोवा लौटा। मोहन सावित्री आरोग्य सदन में अब बच्चों की हंसी गूंजती थी। दीवार पर कोई विशाल प्रतिमा नहीं थी, केवल एक पंक्ति लिखी थी, मनुष्य की सबसे बड़ी जाति करुणा है। रिया अब वहां नियमित सेवा करती थी। वह दानकर्ताओं की सूची से अधिक बच्चों की दवाइयों की सूची जानती थी। एक छोटी बच्ची ने उसे पराठा खिलाया तो वह मुस्कुराकर रो पड़ी। उसे याद आया कि कभी उसने इसी गंध का अपमान किया था। कर्म दंड देता है, पर कभी कभी वही दंड मनुष्य को नया जन्म भी देता है। आरव और रिया के बीच कोई फिल्मी प्रेम नहीं होगा, कम से कम वैसा नहीं जिसे दुनिया तुरंत नाम दे सके। उनके बीच पहले अपराध, फिर दूरी, फिर सम्मान और फिर एक कठिन मित्रता आई। रिया ने एक दिन पूछा, क्या हमारे जैसे लोग सचमुच बदल सकते हैं? आरव ने कहा, हर आदमी बदल सकता है, पर बदलना चाहना पर्याप्त नहीं। हर दिन अपने पुराने स्वरूप के विरुद्ध गवाही देनी पड़ती है। रिया ने उत्तर दिया, तो मैं गवाही देती रहूंगी। उस क्षण समुद्र की हवा में कोई वादा नहीं, पर सच्ची शुरुआत थी। 1 वर्ष बाद उसी हवाई अड्डे पर आरव फिर खड़ा था, इस बार एक बीमार बच्चे को दिल्ली ले जाने की व्यवस्था करते हुए। उसके ते पर वही कपड़े का थैला था, पर अब उसकी सिलाई रिया ने ठीक करवा दी थी। पास से कुछ अमीर यात्री गुजरे, एक ने उसे देखकर भौहें चढ़ाईं। आरव मुस्कुराया। तभी रिया आई, सादा सूती कुर्ते में, हाथ में स्टील का टिफिन। उसने कहा, सावित्री मां की रेसिपी से पराठे बनाए हैं, उड़ान में खा लेना। आरव ने टिफिन लिया और पहली बार बिना बोझ के मुस्कुरा दिया। घोषणा हुई और यात्री कतारों में बंटने लगे। आरव ने उस बच्चे के पिता को आगे किया जो पहली बार हवाई जहाज में बैठने से डर रहा था। रिया ने भीड़ को देखा और समझा कि संसार बैठने से डर रहा था। रिया ने भीड़ को देखा और समझा में हर क्षण कोई न कोई से उसके कपड़ों से तौल रहा है। उसने मन ही मन प्रण लिया कि जहां तक उसकी आवाज पहुंचेगी वह इस तौल को रोकेगी। आरव ने आकाश की ओर देखा, उन मंगिच में रोटी मन भरती है। उसने थैला संभाला और आगे बढ़ गया। गोवा की वह यात्रा जो एक उपहास से शुरू हुई थी, अंततः कई आत्माओं की यात्रा बन गई। एक लड़की ने अहंकार से मनुष्यता तक रास्ता देखा, एक पिता ने अपराध से स्वीकार तक, एक बेटे ने अपमान से न्याय तक, और एक मां ने अपने मौन त्याग से सबको करुणा का अर्थ सिखाया। सत्य ने किसी को तुरंत मुक्त नहीं किया, पर उसने सबको झूठ की कैद दिखा दी। शायद यही कर्म है, दंड नहीं दर्पण। जो उसमें स्वयं को देख ले, उसके लिए जीवन फिर से आरंभ हो सकता है।